बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ। इसके साथ ही नाज़रीन, अगर हम बात कर ले मौसम की, तो मौसम जो है आपको पता है कि इस टाइम चेंज भी है और इसके साथ साथ जो है आपने अपनी सेहत का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ये तो हमेशा मैं बात करती ही रहती हूँ। और इसके साथ ही एक बात, हमेशा जिस टाइम हमारे मुल्की सतह पर देखें तो हमारे बहुत सारे इस टाइम इश्यूज भी चल रहे हैं, बहुत सारे मसाइल भी चल रहे हैं। बस हमेशा अपने मुल्क के लिए भी दुआ करते रहा करें कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां करे। इस टाइम जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इस टाइम जो है हर जगह हम देखते हैं, हर शहर में कोई ना कोई इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है कि देखकर जो है अफसोस होता है कि हमारे मुल्क का जो इस टाइम इमेज जा रहा है वो बहुत ही बुरा जा रहा है। तो हमारे हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए कि इस टाइम इन तमाम चीजों को देखते हुए मुल्क के बारे में सोचें और अच्छा सोचें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है जो हमारे रूही के एंकर पर्सन है हसन मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हसन? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम कहते हैं आपको। थैंक यू। अच्छा जी, आज हम हसन से बात करेंगे क्योंकि जिस तरीके से हमारे इस टाइम मुल्की मसाइल चल रहे हैं, वहां पर हम देखते हैं क्राइम रेशो जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आए रोज कोई ना कोई इस तरह का वाकया हो रहा है जहां पर देखकर जो है वो दिल अफसोस भी करता है, गमजदा भी होता है कि इस तरह के हालात क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं आज तक इन चीज़ों पर कंट्रोल किया जा रहा, जिसमें हम देखते हैं कि कत्ल के वाकयात भी बढ़ रहे हैं, रेप के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। वहीं पर चोरी डकैती के हवाले से भी जो है हम देखते हैं कि उनकी शरह भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पुलिस इस हवाले से जो है वो क्या एक्टिविटीज़ कर रही है, क्यों हमारा ये इदारा जो है, हमारी जो इंतज़ामिया है क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्या रीज़न्स हैं, तो ये आज हम जो है हसन से जानेंगे। हसन, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छी आपने बात की है कि हमारे मुल्की हालात बड़ा मैटर करते हैं किसी भी चीज़ को बढ़ाने में और किसी भी चीज़ को कम करने में। हमेशा याद रखिएगा, हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इर्द गिर्द की, लेकिन हमेशा इर्द गिर्द पर इम्पैक्ट हमारे उन तमाम चीज़ों का होता है जो हमारे ब्रॉडर लेवल पर या मुल्की लेवल पर जो हमारे मामलात चल रहे होते हैं। इस टाइम अगर मैं स्पेशली और स्पेसिफिकली अगर मैं मुल्तान की बात करूं, तो मुल्तान की इस टाइम सिक्योरिटी बड़ी हाई अलर्ट है। इंग्लैंड की टीम आई हुई है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको ये भी बताता चलूं कि इस टाइम मुल्तान की सिक्योरिटी इतनी हाई अलर्ट है कि 2 स्टेप फॉरवर्ड है प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी से। यानी इस टाइम इंग्लैंड की टीम को मुल्तान में वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जो कि अगर पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हो, जो उसके साथ प्रोटोकॉल होता है उससे 2 स्टेप फॉरवर्ड है प्रोटोकॉल है। यानी इस लेवल का प्रोटोकॉल शायद मेरा ख्याल में पूरे के पूरे मुल्क की तारीख में चंद मौकों पर मिलता है जो कि इंग्लैंड की टीम को दिया जा रहा है। एक तरफ तो इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, एक तरफ सिक्योरिटी इतनी ज्यादा हाई अलर्ट है, लेकिन साथ ही अगर हम डिस्कस करें कि पिछले 15 दिन के मामला यानी 1 अक्टूबर से अब तक की अगर हम बात करें, मैं आपको स्पेशली स्पेसिफिकली विद रेशो कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। 2 अक्टूबर को मुल्तान में बहुत हाई इंटेंसिटी एक केस हुआ, तकरीबन रात 9 साढ़े 9 के करीब, कचहरी चौक और चुंगी नंबर 7, बड़ा मुल्तान का एक बिजी और कम्प्लेक्स रोड है, उसके दरमियान एक होटल है, निजी होटल, वहां पर फायरिंग का वाकया होता है, हस्बैंड और वाइफ का मर्डर हो जाता है। स्टार्टिंग में जब हमारे तक भी बात पहुंची तो अ टाइप ऑफ टारगेट किलिंग का लफ्ज यूज हो रहा था कि बाकायदा तौर पर किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, बच्चे के सामने हस्बैंड, उसके वालिद और उसकी वालदा को मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। अब सवाल यहां पर यह होता है कि उससे 2 दिन पहले इंग्लैंड की टीम आई हुई है, पूरे जिले में से, रीजन में से 5000 सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं इंग्लैंड की टीम के लिए। यानी इंग्लैंड की टीम के लिए 5000 एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और उसकी दूसरी जानिब टारगेट किलिंग हो जाती है। बहुत बड़ा सवालिया निशान था। खैर, मामला चलता रहा, तहकीकात हुई, वो भी पता चल गया मामला क्या था, उसको भी हम डिस्कस करते हैं उसके पीछे क्या था। ये 2 अक्टूबर की बात है। अभी एक हफ्ता ही गुजरता है, 9 अक्टूबर को टीचर का मर्डर हो जाता है। वो भी क्लियर कट, कुछ नहीं होता, उसमें कोई चीज नहीं चोरी की जाती, डकैती नहीं थी, रॉबरी नहीं थी, कुछ नहीं था। आता है एक शख्स आकर, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2 अक्टूबर और 9 अक्टूबर टीचर का मर्डर हो जाता है।
टीचर के मर्डर के बाद अभी उसकी तहकीकात चल रही हैं। अभी 2 अक्टूबर वाला केस वाइंड अप नहीं होगा, 9 अक्टूबर को वाकया हो जाता है। 9 अक्टूबर वाला भी केस वाइंड अप नहीं होता, 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर को लाश मिल जाती है टैंकी के नीचे से ईदगाह के करीब से। अभी ये यानी अभी मैं आपको बता रहा हूं क्या लेवल है। सेकंड स्टेप फॉरवर्ड, हमारी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। यहां पर 2 अक्टूबर को वाकया हो रहा है, 9 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को लाश मिल रही है। कल मुल्तान में 2 और लाशें मिली हैं। एक मिली है चुंगी नंबर 1 के करीब से लाश, वहां से एक लाश मिली है खातून की, इनकी एक और लाश मिली है, वो भी खातून की थी, बस्ती सियाला माली के करीब से। यानी आप ये देखें कि सिक्योरिटी इतनी हाई अलर्ट। और यहां पर अगर हम विद रेशो हम बात कर रहे हैं तो 3 मर्डर हो रही हैं, 3 लाशें मिल रही हैं। तो हम अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी हाई इंटेंसिटी और इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी में हमारी अवाम क्या कर रही है, हमारी अवाम के लिए पुलिस क्या कर रही है। यानी अवाम तो अब ये देखें ना, बार बार जो चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं यहां पर, वो टारगेट किलिंग की थी। अब शहरी इतने ज्यादा खौफजदा थे कि यार मुल्तान का इतना एक हाई लेवल रोड है, कम्प्लेक्स एरिया, और हर टाइम यानी रात के आप 2 बजे भी वहां से गुजर रहे हैं तो वहां आपको सुनसानी और सन्नाटा नहीं नजर आता। कचहरी चौक तो मुल्तान का हब है, वहां पर अगर इस तरह से बच्चे के सामने फायरिंग करके उसके वालिदैन का मर्डर किया जाता है तो बच्चे पर क्या इंपैक्ट होगा, शहरियों पर क्या इंपैक्ट होगा। तो अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि एक जानिब तो हमारे इदारे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं मेहमानों को, मैचेस के लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अवाम के लिए क्या किया जा रहा है। यानी अब अवाम घरों से बाहर निकलना छोड़ दे। पहले तो ये चीज सुनने में आ रही थी, देखने में आ रही थी, लोगों के साथ ये चीज हो रही थी कि जी कोई एटीएम से निकलता है उससे लूट लिया जाता है, दिन दिहाड़े चलते रोड पर बाइक स्नैच कर ली जाती है, मोबाइल स्नैच कर लिया जाता है, नकदी ले ली जाती है, अंगूठियां उतरवा ली जाती हैं, ज्वेलरी ले ली जाती है। ये तो एक चीज थी। यानी अब दिन दिहाड़े मुल्तान में भी वही वाला एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है जो शायद दूसरे सूबों में था, ये शायद जो हम एक फिल्मों में देखते हैं। आए हैं, लोग आए हैं, उन्होंने आकर फायरिंग की है, लोगों को मर्डर कर दिया। अब यहां पर बात फिर वही है कि अवाम कहां जाए, अवाम के लिए क्या किया जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अवाम अब घरों से बाहर निकलना भी छोड़ दे। यानी जो फैमिली 1 तारीख को जिनकी तनख्वाह या 2 तारीख को वो एक होटल में जाकर अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, फैमिली अपना टाइम स्पेंड कर रही है, बच्चे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और वहां पर अगर उसी फैमिली को निशाना बनाया जाता है तो फिर इंतजामिया पर और जितने भी सिक्योरिटी फराहम करने वाले इदारे हैं यकीनन उन पर सवालिया निशान है। सोचना चाहिए। वही ना, बिल्कुल। और फिर उसके बाद अभी जो है हम करंट सिचुएशन भी देखते हैं ना कि हमारे क्राइम को उस तरीके से कंट्रोल भी नहीं किया जा रहा। अच्छा, तमाम जो भी इवेंट आता है उस हवाले से हम देखते हैं कि तमाम जो है वो पुलिस, अच्छा क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो सबसे पहले हम अगर पुलिस से बात करते हैं तो वहाँ पर उनके अपने मसाइल भी सामने आ जाते हैं, उनके अपने इश्यूज भी आ जाते हैं कि उस तरीके से हमारे पास नफरी नहीं है, या हमारे पास जो है उस तरीके से हम लोग, क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो वहाँ पर इंडल्ज हो जाते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से। तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ पर शहरी जो हैं, जो लोग क्राइम कर रहे होते हैं उनके लिए ज़रा आसानी हो जाती है। उनके लिए होता है कि अच्छा यार किसने आकर देखना है या किसने चेक करना है, या फौरन कौन पहुंच जाएगा। ये आपने बड़ा एक वैलिड पॉइंट डिस्कस किया, मैं आगे ही इसी पॉइंट की तरफ आ रहा था। अब पुलिस के साथ कल मेरी एसपी गुलगश्त साहब के साथ मीटिंग हुई, तो बड़ी डिटेल मीटिंग थी मेरी उनके साथ, एक एक चीज डिस्कस हुई। अब आप ये देखें, वहां से सिक्योरिटी आई हुई है, वहां से सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई हुई है। ऑन द अदर हैंड अभी वहां के मामलात चल रहे हैं और मुल्तान की सिचुएशन इस टाइम आपके सामने है। जो कॉलेज के तलबा और जो स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरह वाला मामला देखें अभी। आप ये देखें कि याद रखिएगा, एक मॉब जो भी होता है उसका रुख किसी भी डायमेंशन और डायरेक्शन की तरफ हो जाए, उसे रोकना नामुमकिन होता है। अगर वो आकर किसी जगह पर पथराव कर रहे हैं, वो आकर, मॉब है, अवाम का एक समंदर है, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को वैसे भी रोकना बहुत मुश्किल होता है। यानी आप ये देखें कि अगर कोई एक तहरीक है, कोई एक जलसा है, जलूस है, उसमें पता है एक लीडर है जो लीड कर रहा है, यहां पर ये भी नहीं पता लीड कौन कर रहा है। स्टूडेंट्स हैं, जिसका जो दिल करे, मोटर बाइक्स हैं तो उनकी रैली अगर एक गली से गुजरी है, पहला बंदा अगर एक गली से गुजरे, उन्होंने नहीं देखा आगे गली बंद है, आगे नुकसान होगा, क्या होगा, यानी वो उस रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस को साइड पर रख के वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम अभी वहां पर सिक्योरिटी इदारे हमारे वहां पर एक्टिव हैं और यहां पर
सारे के सारे मामला शहर के अंदर खराब होना स्टार्ट हो गए हैं। तो जब उनसे डिस्कशन हुई तो वो यही कह रहे थे कि हमारा एक इदारा लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हम कहाँ कहाँ जाएं, क्या क्या करें। यानी हमने सिक्योरिटी भी फराहम करनी है, हमने अमनो अमान भी कायम रखना है, उसके साथ साथ हमने शहर में क्राइम की सूरत हाल भी देखनी है। अगर कोई अल्लाह ना करे कोई इसी ही असना में कोई इशू हो जाता है तो हमने उसे भी रिजॉल्व करना है। यानी एक थाना जिसकी नफरी सिर्फ 45 से 50 लोगों पर मुश्तमिल है, वो 3 लाख से 3.5 लाख वाले आबादी के इलाके पर मुश्तमिल लोगों को वो किस तरह से हैंडल करे। यानी एक थाना जो इतना कम्प्लेक्स थाना है, इतने सारे लोग हैं, लोगों में से उठ के अगर कोई भी किसी किस्म का काम कर देता है तो किसी को अंदाजा नहीं है इस चीज का कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसके रिजल्ट्स क्या हैं। उसके रिजल्ट को देखे बिना सारे लोग बातें भी करना स्टार्ट कर देते हैं, सारे लोग क्रिटिसाइज भी करना स्टार्ट कर देते हैं। शायद मैं ये समझता हूं हम लोग ब्लेम गेम की तरफ ज्यादा आते हैं। हम लोग अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम लोग ये चाहते हैं कि बेहतरीन तरीका, बेहतरीन हल ये है कि दूसरे के ऊपर बात डाल दी जाए, अपने आप को अपना दामन क्लियर करके ये कहा जाए कि जी वो बंदा गलत है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। इसमें शहरियों को भी अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। शहरियों को भी चाहिए कि शहरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का सबूत दें, पुलिस के साथ कॉपरेट। तमाम चीजें जो है वो अब इदारों पर भी नहीं छोड़ सकते, कुछ अपनी भी जिम्मेदारियां इंसान की होती हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, इंसान अपनी भी जिम्मेदारियों को निभाए। इंसान देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, शहरी ये तो कहते हैं कि हमारी मोटरसाइकिल हो रही है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन शायद मेरा ख्याल में कोई एक बंदा जिसका लाखों रुपए का कारोबार है वो अपनी दुकान के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाना गवारा नहीं करता। वो ये जरूर डालता है, इस चीज पर जरूर ब्लेम डालता है कि पुलिस हमारी रखवाली नहीं कर रही। पुलिस एक दुकान नहीं है, पूरी की पूरी मार्केट है। 80 दुकानें हैं पूरी एक मार्केट में। तो अब चाहिए ये कि हमें भी अपने एंड को, हमें भी अपनी सराउंडिंग में नजर रखने की जरूरत है। अगर कोई इस तरह का वाकया हम देखते हैं, कोई इस तरह के लोग देखते हैं, तो हमें भी चाहिए पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करें, पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, एटलीस्ट उन्हें आगाह तो जरूर करें कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप थोड़ा सा हमें इसमें लीनियंसी दिखा दें या आप हमें थोड़ी सी इसमें हेल्प कर दें। ठीक है, मजीद भी से हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी अपने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही हमें ज्वाइन किया है जी जहांगीर खान साहब ने, जो कि फैशन डिजाइनर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, बहुत अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू। अच्छा जी, जहाँ हम क्राइम की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम जो है साथ साथ फैशन के हवाले से भी बात करेंगे। आपको पता है कि जिस तरीके से जो है वो जिद्दत आती जा रही है, वहाँ हम फैशन डिजाइनिंग में भी देखते हैं कि अब जो है जिद्दत आ रही है। और इस टाइम जो है पाकिस्तान में किस तरह की फैशन डिजाइनिंग हो रही है वो थोड़ा सा इनसे जानेंगे और इनकी अपनी जर्नी के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, फैशन डिजाइनिंग आपने कब से स्टार्ट की जाएंगे? मैम मैंने तो कॉलेज टाइम पे स्टार्ट की थी। मेरा एक शौक था, और ऑफ कोर्स के जब आपकी हॉबी होती है तो वो फिर कई बार प्रोफेशन में तब्दील हो जाती है। तो मैंने जब ये चीज़ 17 साल पहले की, मैंने कोई 4 शर्ट्स डिज़ाइन दी, सिर्फ 4 शर्ट्स। तो उसको डिज़ाइन करके मैंने मार्केट में सेल की। तो आई थिंक कि मुझे एक शर्ट कोई 500 रुपीज़ की पड़ी थी, यानी सब कुछ मिलाकर, डिज़ाइनिंग करके, मॉडिफाई करके, यानी बनवा कर। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तो ये काम कर सकता हूँ 17 साल पहले। तो अल्लाह के फजल से फिर मैंने अपने काम को मूव किया। आज अल्लाह का शुक्र है, अपने ही नाम से, जेके ब्रांड के नाम से एक अल्लाह ताला ने मकबूलियत का आगाज़ मेरे परवरदिगार आलम ने कर दिया। और अम्मी की दुआएं, अब्बू की दुआओं की, ये बड़ी एक शुरू से अम्मी दुआएं देती थी, अब्बू भी अभी भी दुआ करते हैं। तो ये अम्मी अब्बू की दुआएं हैं जो आज मैं कामयाब इंसान हूँ, बल्कि कामयाब बिजनेसमैन बन गया हूँ। हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, हमारे उस्तादजा की भी दुआएं हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस में खसूसी बिजनेस के बारे में भी बात करनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि आप तालीमी इदारों में सिर्फ तालीम की बात करें। ऑफ कोर्स आपने आगे इंस्टीट्यूशन के बाद आपने दुनिया में रन करना होता है, मूव करना होता है। तो वो किस तरह से एक बिजनेसमैन, लोग समझते हैं बड़ा इजी होता है जी, एक टाई लगा ली है, कोट पहन लिया, बहुत इजी है। मैम इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है। हम लोग देखिए, जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं वो अपनी स्ट्रगल स्ट्रेंथ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो कहाँ से बढ़ते हैं, उनके पीछे बैक हैंड सिर्फ तालीम का नहीं होता। लोग समझते हैं कि एजुकेशन ही हासिल करने से आप जो है, यानी तालीम हासिल करने से आप बिजनेसमैन बन सकते हैं।
ये बहुत ठीक बात है, लेकिन किसी हद तक ये ठीक नहीं भी है। अब हमारे यहाँ बच्चे बहुत से इंस्टीट्यूशंस में तालीम हासिल करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो जज्बात हैं वो ख्यालात तक रह जाते हैं। बच्चों को चाहिए अपने वालिदैन से बात करें। मैंने अपने डैडी से बात की तो मैंने कहा पापा मुझे ये काम करना है, तो मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा नहीं पापा, मैंने खुद अपने मेरे पास यानी कि उस वक्त के 2000 रुपए थे, तो मैंने 4 शर्ट्स यानी 500 रुपए की 4 शर्ट्स को मैंने बनाया, और उसके बाद मैंने फिर आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरा पूरे पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का करम है कि मेरा माल सप्लाई भी हो रहा है, और इसके साथ साथ मैं और ब्रांड्स को भी साथ लेकर चल रहा हूं। और मेरा असल मकसद बात करने का यह था कि एक बिजनेसमैन जब अपने कदमों को बढ़ाता है, लोग समझते हैं ये बड़ा इजी है। इट्स नॉट इजी जॉब। हर काम के पीछे एक स्ट्रगल होती है, बहुत ज्यादा नहीं मैम, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। अगर कोई इंसान ये समझता है कि ये कम स्ट्रगल नहीं है, इसके पीछे बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और मैं आप यकीन करेंगे कि मैम कि मेरी कई बार रात की नींद पूरी नहीं होती। मैं अपने लैपटॉप पे बैठकर अपने ऑल वर्ल्ड में मैं पेट्रोल रेट को देख रहा होता हूँ, पेट्रोल रेट के अकॉर्डिंग मुझे हर चीज को देखना होता है, मैनेज करना होता है। तो ये बड़ा एक आपका माइंड भी, आपका फिजिकली आपको यानी आपको दोनों तरफ से ना आपको आगे की तरफ अपने आप को पहले धकेलना पड़ता है, फिर जाकर आप एक बिजनेसमैन बनते हैं। लेकिन बिजनेसमैन बनने के लिए भी मैं एक और बात आपको बताता चलूं, एक कामयाबी का हर राज जो है ना वो बेस्ट स्टडी के साथ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, सीखने के बाद ही इंसान आगे बढ़ सकता है। अच्छा जी, इसके साथ ही नाज़रीन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सलमान ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान से जानते हैं आज मौसम की क्या सूरत हाल चल रही है, दिन भर मौसम कैसा रहेगा? जी आसमा, मुल्तान के मौसम के हवाले से अगर हम बात करते चले तो आज मुल्तान का मौसम जो है वो खुश्क और सर्द रहेगा। दिन के औकात में जो है वो थोड़ी बहुत गर्मी देखने को मिलेगी, मगर रात के औकात में ठंडी हवाएं जो है वो चल रही हैं। और अलग सुबह जो है वो आज सूरज और बादलों की आंख मचोली जो है वो भी देखने को मिली है। हल्की हल्की हवाओं के साथ जो है वो मौसम बड़ा खुशगवार नजर आ रहा है। और महकमा मौसमियात के हवाले से जो है वो यही बताया गया कि मुल्तान का आज का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और दिन के औकात में जो है वो सूरज निकलेगा, और उसके साथ साथ मौसम चूंकि तब्दील हो रहा है, ठंड जो है वो आ रही है, तो इसी की पेश नज़र जो है वो महकमा मौसमियात ने भी अपनी वार्निंग्स कुछ जारी की हैं कि बच्चे और बुजुर्ग जो है वो ख़ास तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। और मौसम बदल रहा है तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो है वो भी लगने का खतरा है, तो उसके पेश नज़र जो है वो मुतदिल ग़िज़ाएं जो है वो इस्तेमाल करें ताकि जो है वो बीमारियों से बचा जा सके। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से मुल्तान जो है वो 4थे नंबर पर है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स में 142वां इसका नंबर बताया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 59% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ साथ मुल्तान जो है वो अब सर्दी की तरफ क्योंकि मौसम जा रहा है, तो मुल्तान के अंदर जो है वो ठंड जो है वो देखने को मिलेगी। और शहर औलिया के बासी जो है वो अपने आप को जो है वो बदलते मौसम के साथ अपने आप को महफूज रखें ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से जो है वो बचा जा सके। बहुत शुक्रिया सलमान आपका। अच्छा, आज वैसे ही वाकई सुबह का जो मौसम था वो हल्के हल्के बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन ये कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद बारिश हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में सूरज आज निकल आएगा। फिर सूरज आज निकल आएगा। बेसिकली वैसे पिछले कई दिनों से मौसम तब्दील था। रात के औकात में अगर देखें तो स्पेशली रात के औकात में खुनकी थी हवा में पिछले कई दिनों से। लेकिन ये है कि अभी तक हम गर्मी को फेस कर रहे हैं। दिन के औकात में तो शदीद गर्मी है, दिन का तो कल शाम को भी गर्मी थी। अच्छा, कल रात तक भी वैसे गर्मी थी। कल का जो टेम्परेचर था वो काफी ज्यादा गर्म था। आज सुबह के औकात में क्योंकि बादल छाए हुए थे तो मौसम कतरे बेहतर था। वैसे कल तो गर्मी फेस करना पड़ गया। कल वही ना, देखिए ना, अक्टूबर का जो है वो मिड आ गया, लेकिन अभी तक जो है हम अच्छा लास्ट टाइम में मॉर्निंग में कुछ बेहतर होता है। सुबह सुबह ना फजर की नमाज के बाद बहुत खूबसूरत मीठी मीठी सी हवाएं चल रही होती हैं, लेकिन जैसे ही शाम मगरिब की नमाज के बाद वो फिर हफ्स बढ़ जाता है, गर्मी कुछ बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा जी, इसके साथ ही जिस तरीके से हम बात कर रहे थे हसन से इस टाइम क्राइम के हवाले से, वहीं पर ये भी बात करेंगे इस टाइम जो है पुलिस के हवाले से। तो आपने बताया कि इस टाइम तमाम वहाँ पर इंगेज है,
लेकिन हम यहाँ पर अपने थानों की भी बात करेंगे, जो लोग यहाँ पर थानों में मौजूद हैं, शहरियों को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, आवाम की इस टाइम क्या राय है? अच्छा, वेरी फर्स्ट थिंग जो है वो ये है कि जितनी भी नफरी थी वो सारी नफरी को डिप्यूट किया गया है रूट्स पर बाय नेम उन सब लोगों की ड्यूटीज असाइन की हुई हैं स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के बाहर। अब थाना जो है वो किस तरह से चल रहा है, जो मेन थाना जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल, एक मुहर्रर और चंद एक उनके साथ कांस्टेबल्स हैं, यानी पूरा का पूरा थाना इस तरह से चल रहा है। अब थाने का जो SHO है, हेड है, वो वहां पर ड्यूटी भी सरंजाम दे रहा है, उसके साथ साथ वो अपने थाने के मामलात भी देख रहा है। अब यहाँ पर लामहला दो चीजें होती हैं। एक चीज तो ये है कि एक ऑफिसर खुद थाने में बैठा है तो वो तमाम चीजों के मामलात खुद देख रहा होता है, खुद अपनी सुपरविजन कर रहा होता है। याद रखिएगा, जब एक ऑफिसर नहीं होता किसी एक महकमे में, किसी एक जगह पर, या थाने में SHO नहीं है, तो तमाम लोगों को पता है कि मुल्तान से मखदूम रशीद स्टेडियम में हमारा ऑफिसर बैठा हुआ है, सारे लोग वहीं बिजी हैं, हमारे जो बॉस हैं वो भी वहीं बिजी हैं। अच्छा, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, बात को कंप्लीट कर लेते हैं हसन जी। बात हमारी हो रही थी कि एक थाना किस तरह से चल रहा है, और ये थाने की तो ऑपरेशनल सिचुएशन ये है। उसके साथ अगर हम डिस्कस करें, वो जो जहाँ से हमारी बात स्टार्ट हुई कि मुल्तान शहर के बासी जो हैं इस टाइम वो उस ट्रामा को फेस कर रहे हैं कि आया हमारे शहर में भी आया वही मामलात स्टार्ट होना लग गए हैं। भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, बाकायदा तौर पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि जी आप हमारा ये काम करें नहीं तो हम आपको शूट कर देंगे। मुल्तान शहर के बासी, स्पेशली बिजनेसमैन कम्युनिटी जितनी भी है, क्योंकि रिसेंट जो वाकया हुआ है उसके बाद वो टीचर वाला जो वाकया हुआ है, इन चंद वाकयात ने बाकायदा तौर पर मुल्तान शहर के बासियों पर ये नक्श कायम कर दिया कि आया हम लोग भी उसी तरफ चलते जा रहे हैं जहां पर हमारे दूसरे शहर हैं या दूसरे सूबा जाते हैं। इस ट्रामा को फेस करते हुए इवन के अब तो शहरियों के ये बयानात भी आ रहे हैं कि हम शायद अपनी फैमिलीज के साथ आउटिंग के लिए भी ना जाएं। सिक्योर नहीं है ना, सिक्योर नहीं है। तालीमी, अब बाबर से बात कर रही हूँ हसन आपकी बात को काटते हुए, कि हम लोग कहीं भी अब चले जाएं, इदारों की बात कर लें या किसी भी हम तालीमी इदारों की बात करें, अपने यहाँ पर कहीं काम कर रहे हैं या आउटिंग पे जा रहे हैं, तो कहीं पर भी हम सेफ नहीं है। एग्जैक्टली। अब आप जब सिक्योर फील नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप जो है वो घरों से भी निकलना बंद कर देंगे, या आप लोग जो है उस तरीके से अपने औकात जो है वो चेंज कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें उसका लामहला इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, शहरियों पर पड़ेगा। लामहला उसका इम्पैक्ट फैमिलीज पर पड़ेगा, बच्चों पर पड़ेगा। जो बच्चे अपने वालिदैन को बार बार ये जिद करते हैं कि हमें बाहर ले जाएं, तो वालिदैन उन्हें एट सर्टेन पॉइंट आकर ये चीज डिस्कस करेंगे कि हम आपके साथ बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हम सिक्योर नहीं है, हम इस शहर में सिक्योर नहीं है, हम इस मुल्क में सिक्योर नहीं है, हम इस जगह पर सिक्योर नहीं है। तो ये एक चीज याद रखिएगा, इंसान को सबसे ज्यादा जो चीज स्ट्रांग बनाती है वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। आप जिस जगह पर रह रही हैं, अगर आपको पता है कि मैं जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस सोसाइटी में रह रहा हूं तो वो बड़ी सिक्योर है, तो आप रात के 2 बजे भी एज इट इज निकल कर बाहर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, फील करेंगे ना, सिक्योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी। लेकिन अगर आपको पता है कि यार जब तक सूरज निकला हुआ है, जब तक रोशनी है, उस टाइम तक तो मैं अपने सारे काम काज वाइंड अप कर लूं, उसके बाद जो ही रात होगी तो ऐसे लगेगा जैसे बाहर कर्फ्यू का समय है। तो वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी शहरियों को देना वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे ख्याल में ये पुलिस वालों के लिए भी एक चैलेंज है। अब सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी किस तरह से जा सकती है? सेंस ऑफ सिक्योरिटी इस तरह से दी जा सकती है कि जो अनासिर, शरपसंद अनासिर इन तमाम मामलात में मुलविस रहे हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, जो मुलजिमान हैं, जो मरकजी मुलजिमान हैं, उन्हें आप कानून के दायरे में लाएं, कटहरे में लाएं। सिंपली शहरियों को बताएं कि जो इस तरह से काम करेगा उसका अंजाम ये होगा, ताकि लामहला इंपैक्ट उसका सोसाइटी पर पड़े, लामहला उसका इंपैक्ट उन लोगों पर पड़े कि जिनके जहनों में ये बातें आ रही हैं कि हम अगर कोई भी काम कर दें, हम अगर किसी की जान ले लें, और किसी की जान लेना इतना ईजी है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और हम कानून के दायरे से बच जाएंगे। तो उन तमाम लोगों को
और उन तमाम लोगों तक ये मैसेज पहुंचना और पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। उसी ही सूरत में सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ सकती है। उसके अलावा आप चाहे कम्युनिटी पॉलिसिंग करें, उसके अलावा चाहे आप आवाम को बताएं कि जी आवाम पुलिस की बहुत करीबी दोस्त है, पुलिस का जो एक स्टीरियोटाइप है वो उस कंसेप्ट को तोड़ने के लिए आप जो काम करें, उस टाइम तक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आएगी। जब तक आप कुछ 2-3 कवों को खेत में लटकाएंगे नहीं, उस वक्त तक मामलात क्लियर नहीं होंगे। इसमें मैं भी कुछ कहना चाहूँगा कि कानून की बालादस्ती बहुत ज़रूरी है। हमारी अवामुल नास को ट्रैफिक वार्डन, सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स हमेशा कहते हैं कि आप हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाएं, लेकिन नहीं चलाएंगे, रूल्स को फॉलो नहीं ना करते। लिसन मैम, मैं कता कलामी माफ, मैं ये ज़रूर बात करूंगा कि सारे का सारा काम पुलिस के ऊपर नहीं है। बदकिस्मती से हमें हमारी आवाम में अवेयरनेस नहीं है। ना माओ को अवेयरनेस है, BSc की है माँ ने जी, अवेयरनेस नहीं है। हकीकत बता रहा हूँ, एक माँ अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही है बगैर गाड़ी के अंदर बेल्ट के, ठीक है। अच्छा जी, इसके अच्छा, साथ अब ही उनको एक ये कॉलर मालूम नहीं है जी, जी, उनको ये मालूम नहीं है कि बेल्ट। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, अली बाबरपुर से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहना ये चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये भी आजकल ये है कि जब ये हमारे यहाँ मैचेस शुरू होते हैं, ये कोई वफद आ रहे होते हैं, तो बहुत सी सिचुएशन वो हर्डल से पैदा हो जाती हैं और क्रिमिनल को भी मौका मिल जाता है। इस बारे में कोई ऐसी पॉलिसी बनाए हुकूमत कि पेट्रोलिंग को ज्यादा, जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम हों, तो मैचेस की या दूसरे वफूद आ रहे होते हैं, तो ज्यादा सिक्योरिटी का इत्माम करना चाहिए जी। और दूसरा ये है कि माशाल्लाह आपके हसन मलिक साहब का बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, ये अपने मुजरिम कौन वाला। और हमारे एक डिजाइनर साहब भी माशाल्लाह आए हुए हैं, इनसे पूछना था कि ये ऐनक का इस्तेमाल जो है वो अच्छा होता है अपने उसमें सूट की मुनाफत से, अपने ड्रेस की मुनाफत से कौन कौन सी ऐनक इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपने? जी जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन। नहीं, आपके जो दिल को अच्छा लगे, क्योंकि मुझे तो ये आप देख सकते हैं आंखें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन मुझे शुरू से ना ग्लासेस का शौक है और हमेशा एक डिजाइनर की होने की हैसियत से नहीं, मैं रॉक स्टार भी रहा हूँ, मैं पाकिस्तान का पहला FM रेडियो RJ भी रहा हूँ। ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिस भी शोबे में गया हूँ, लेकिन आप यकीन मानिएगा कि मैंने अपना चश्मा पहनकर समटाइम मूवी भी देखी है। नहीं, मूवी भी देखी है। लोग देखते थे यार ये चश्मा पहनकर क्यों देखता है। अच्छा, मुझसे मैम किसी ने ना सवाल किया, मेरी अपनी क्लास वालों ने ना, मतलब है कि वो अपनी फैमिली के साथ, वो कहती यार शाम हो गया कि तुम KFC में बर्गर खा रहे हो और एक जगह पर बैठ के बर्गर खा रहे हो, तो ग्लासेस तो उतार दो। मैंने कहा यार मैंने ग्लासेस नहीं उतारनी, मुझे शौक है। अच्छा, ये कुछ चीजें होती हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि कौन सा ब्रांड, देखिए ब्रांड कुछ नहीं होता, सच्ची बात बता रहा हूँ। ब्रांड बन जाता है, अगर आपका स्टाइल है तो वो भी एक ब्रांड बन जाएगा। लेकिन आप मतलब आपको अगर स्माइल अच्छी आती है तो वो आपका ब्रांड बन जाएगा। अब ये मेरी ग्लासेस है, ऑफ कोर्स ये इतनी बहुत महंगी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ना बहुत सस्ती ग्लासेस को हाथ में पकड़ कर कहते हैं ऑनेस्टली ये मैंने 2 लाख की लिए, तो वो जबरदस्ती ब्रांड बना रहा होते हैं। तो लेकिन खैर बात को कहीं और नहीं लेके जा रहा। ये जी मैंने दोबारा से चश्मा लगा लिया है और चश्मा उतार कर भी मैं जहांगीर खान हूँ, चश्मा पहन कर भी मैं जहांगीर। आपका वैसे इंतखाबी निशान चश्मे है मेरा। चश्मा नहीं, अगर मैं तो वैसे सियासत से बहुत दूर हूँ। अगर मैं पॉलिटिशियन होता या मैं प्राइम मिनिस्टर होता, PM होता पाकिस्तान का, ऑफ कोर्स कि मैंने ये बात जरूर करनी थी कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें, बल्कि 2000 रुपए बहुत कम है, 2 लाख रुपए चलान करवाना था। सही कि जो बंदा भी मोटरसाइकिल पर बगैर हेलमेट के हो 2 लाख रुपए चलान। उसकी वजह मैम देखें, अगर हमारे यहाँ कोई बंदा मोटरसाइकिल चलाते गिर जाता है और हेड इंजरिंग हो जाती है, खुदा ना खास्ता डेथ ऑन द स्पॉट, फिर कहते हैं ओहो अल्लाह को मंजूर नहीं था। अल्लाह ताला कुरान पाक में साफ वजाहत है कि उसमें आग से बचो, पानी से बचो। तो जब ये सारी चीजें हैं तो फिर हम क्यों नहीं बचते? बदकिस्मती से BSc मास्टर कम्युनिकेशन XYZ स्टडी बहुत की हुई है, लेकिन किसी फीमेल ने गाड़ी में बेल्ट नहीं बांधी। अब आप देखिए रोड ग्रिप उनकी अच्छी नहीं, टायर्स नहीं अच्छे, फिर अकॉर्डिंग साथ में बच्चे बिठाए, बच्चे पीछे बिठाए, बहुत सी कानून की चीजें जो मेरी एक ये इस टीवी से मैं एक जी आपका पैगाम बिल्कुल पहुंच गया, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जी बहुत शुक्रिया, हमने ब्रेक पे जाना है नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, जिस हवाले से जिस तरीके से हम क्राइम पे कत्ल के हवाले से बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ जिस तरीके से अब यहाँ पर जो है ट्रैफिक के हवाले से भी बहुत सारे मामलात और बहुत सारे इश्यूज हैं। जिस तरीके से हम पहले ब्रेक पे जाने से पहले भी बात कर रहे थे, लोग जो है वो वाकई रूल्स को फॉलो नहीं करते। मैंने कुछ दिन पहले जो है इस हवाले से बात भी की थी हसन, हमारी जब इंतजामिया कुछ जब रूल्स को फॉलो नहीं कर रही होती ना, फिर अफसोस होता है कि जहां आप एक अच्छा मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं, लोगों तक आप खड़े हुए हैं, शहरियों को आप कह रहे हैं कि जी आपको हेलमेट पहनना चाहिए या आपको रॉन्ग वे से नहीं जाना चाहिए, वहीं पर हम देखते हैं हमारी इंतजामिया वही जो है वो काम कर रही होती है। तो फिर शहरी किस तरीके से जो है वो रूल्स को फॉलो करेंगे या उनके ऊपर अमल करेंगे? हमें घरों में एक चीज बताई जाती है, बल्कि तरबियत में ये चीज शामिल होती है कि आप लोगों को वो बात ना करें जो आप नहीं कर सकते। आप लोगों को हमेशा वो बात करें जो आप कर सकते हैं, जिस पर आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और जिसकी आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकते हैं। घरों में बड़ी सिंपल सी हमें बात की जाती है कि अगर एक वालिद साहब ये कहें कि जी नमाज पढ़नी है और वो खुद नमाज के टाइम पर टीवी चलाकर बैठे हुए हैं या मोबाइल देख रहे हैं, बच्चा कभी भी नमाज नहीं पढ़ेगा। बल्कि अगर वालिद साहब बच्चों को कहते हैं कि आओ बेटा नमाज पढ़ने इकट्ठे चलें, तो इवन के बच्चा एक दिन कहेगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन बच्चा भी कहेगा कि मेरे वालिद साहब भी टीवी देख रहे होते हैं, टीवी बंद करके जाते हैं और जाकर क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। सेम रियासत और रियासत के अथॉरिटेटिव लोग एक वालिद और एक खानदान की तरह होते हैं। जब उस रियासत के लोग बकायदा तौर पर उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं, जब उस रियासत के लोग अथॉरिटेटिव जो अथॉरिटीज होती हैं वो बकायदा तौर पर करके दिखाती हैं। आप ये देखें कि एक अगर लेट सपोज एक अगर डीसी है, एक कमिश्नर है, वो उसके लिए रूट लगा हुआ और वो चौक की बजाय वो उस चौक से टर्न करने के बजाय शॉर्टकट करता है, तो देखने वाले जितने लोग होंगे वो भी ये कहेंगे कि अगर मेरा अथॉरिटी जिसके पास है वो भी अगर इस तरह का काम कर रहा है तो मेरे ऊपर फिर कानून क्यों इंपोज होता है। सेम इसी तरह से अगर ट्रैफिक वार्डन्स इस बात की मुहिम चलाते हैं, इस बात की लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि आप हेलमेट पहने, और खुद कितनी वीडियोस ऐसी आती हैं ट्रैफिक वार्डन्स की, ट्रैफिक ऑफिसर्स की, कि वो बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, तो शहरी कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे। रियासत को हमेशा वो काम करके दिखाना पड़ेगा जो कि उसने लोगों पर इम्पोज करवानी है चीजें। हमेशा रियासत को, रियासती इदारों को, अथॉरिटीज को वो काम हमेशा लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा। जब वो करके दिखाएंगे तो शहरी कहेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि हमारी अथॉरिटीज ये काम कर रही हैं तो उसके साथ साथ हमें भी ये काम करने की जरूरत है। तो जहां तक आपने बात की कि जी शहरी एसओपीज को, शहरी रूल्स को फॉलो क्यों नहीं करते, सबसे उसमें बेसिक चीज ये है कि शहरियों पर इम्पोज किया जाता है, सख्ती से एक लॉ को इम्प्लीमेंट करने की तैयारी करते हैं, लेकिन शहरी कभी भी सख्ती से एक चीज को फॉलो नहीं करते। शहरियों को पहले अवेयरनेस देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली एग्जांपल्स उन्हें करके दिखाना पड़ेंगी, देन उस लॉ को इम्पोज करना पड़ेगा। अच्छा, अभी एक नया इन्होंने ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हम देखते हैं जहां पर गाड़ी जो है वो, एक तो पार्किंग का हमारे बहुत इश्यूज हैं, चाहे हम हॉस्पिटल्स के हवाले से बात कर लें, चाहे हम शॉपिंग मॉल्स के हवाले से बात कर लें, हम चाहे जहां पर भी देखें वहां जिसका जैसे दिल करता है ना गाड़ी खड़ी करके चला जाता है। खैर अब तो इस पे थोड़ा सा ये सख्ती कर रहे हैं कि जी ट्रैफिक वार्डन वाले जो हैं वो गाड़ी जो है उठा के कहीं साइड पे कर देते हैं और फिर उसके ऊपर जुर्माना भी आयद कर दिया जाता है। लेकिन अच्छा, इससे जो है आपको उस तरीके से फिर भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वही चीजें नजर आ रही होती हैं आपको। हम निश्तर रोड पे देखते हैं कितनी गाड़ियों का जो है इस टाइम ट्रैफिक के हवाले से बहुत ज्यादा मसाइल हैं। लोग एक तो परेशान हैं, लोग एम्बुलेंस को भी जो है वो रास्ता नहीं दे रहे होते, मतलब ये हालात है। तो वहां पर भी अभी कोई ट्रैफिक के हवाले से हमें कोई इंतजामात कोई खास दिखाई नहीं देते, बस एक दो गाड़ियों को उठा के साइड पे कर देते हैं और बस दैट्स इट। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, वजह देखनी चाहिए कि ओरिजिन क्या है जहां से बुराई स्टार्ट हो रही है। ओरिजिन क्या है? पार्किंग का। सपोज कर लें अगर हम निश्तर रोड की बात करते हैं, निश्तर रोड पर पार्किंग का इशू क्यों है? जितने प्लाजे हैं, प्लाजों के अंदर जितने लोग आ रहे हैं उनके लिए तो पार्किंग का फिर कुछ ना कुछ है मामला, लेकिन पार्किंग की फीस इतनी ज्यादा है कि लोग कहते हैं मैंने डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर चेक करवाने, उससे बेहतर ये है कि मैं 5 मिनट पार्किंग माफिया ने भी पार्किंग देखिए, वो सारे के सारे एलिमेंट, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होकर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
निश्तर रोड पर जितने भी प्लाजा बने हुए हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, उनकी अपनी भी एक तो पार्किंग नहीं है, या अगर चंद की हैं तो वो बड़ी लिमिटेड सी हैं। यानी अगर 50 गाड़ियों के खड़ी करने की जगह तो वहां पर 100 गाड़ियां आ गई हैं, तो ऑब्वियसली वो 50 गाड़ियां वो बाहर ही होंगी। वो एक सर्टेन टाइम तक वो कहेंगे कि जी पार्किंग का एरिया, उसके बाद वो नो पार्किंग का बोर्ड लगाकर कहेंगे आपने अगर अंदर आने, मरीज आपका आ जाए, गाड़ी आप जहां मर्जी ले जाएं, वी डोंट केयर। तो सेम वही सिचुएशन है कि हमारे पास फ्यूचर प्लानिंग्स नहीं है, हमारे पास प्लानिंग्स ही नहीं है। हम बातें तो कर लेते हैं लेकिन हम उन चीज को इंपोज नहीं करते, इंप्लीमेंट नहीं करते, हम विदाउट प्लानिंग। अब आप देखें कि कितने ऐसे प्लाजा जाते हैं जो बंद तो जाते हैं लेकिन विदाउट पार्किंग। यानी वहां पर जिन शहरियों ने आना है, जिन लोगों ने आना है, वो अपनी गाड़ी कहां पार्क करेंगे, मोटरसाइकिल कहां पार्क करेंगे। और इसी तरीके से फिर हम देखते हैं ट्रैफिक हादसा जो हैं, ट्रैफिक हादसा वो भी दिन ब दिन जो सेम है। उसी के साथ साथ आप ये देखें तजावजात भी उतना ही रोल प्ले करते हैं ट्रैफिक को जाम करने में। बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रैफिक ब्लॉक करने में सिर्फ एक चीज ये नहीं है कि जी चलें चलें, ये फिर भी समझ आ जाती है कि शहरी जो हैं वो एक जगह पर अपनी वो खड़ी कर दें, गाड़ी खड़ी कर दें, लेकिन प्रॉब्लम फिर वहां पर ये होता है कि तजावजात, जितने भी नाजायज तजावजात हैं, रेडी वाला वहां खड़ा हुआ है। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं हसन। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जी, रजा स्पेन से, बाहर के मुल्क से आज कॉल आ गया। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी मैडम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं मैम? जी बिल्कुल। ये आपका बड़ा अच्छा इशू चल रहा है और आप बड़ी अच्छी बात कर रही है मुल्तान के लिए, लेकिन एक बात आपसे ये पूछनी थी कि ये प्रोग्राम तो आपका जो है ये मुल्तान से है, सराइकी जबान में होना चाहिए, आप उर्दू में क्यों देते हैं ये प्रोग्राम? सराइकी में मैं बोलती रहती हूँ, जब हमारे पास कोई सराइकी इस तरीके से होता है, हम सराइकी में भी मैं प्रोग्राम करती हूँ। भजन तो सराइकी गाल करो, तो आपको जवाब सराइकी जैसो हजूर। मैं हाँ कोई ना सराइकी था, लेकिन मैं रहना साहिवाल था, पर सराइकी मैंने चंगी बड़ी लगती है, मेरे साल से मुल्तान की रहने वाली है, ते इस वजह नाल मैं कहना कि भी ये मतलब प्रोग्राम भी जड़ा है ना सराइकी दे विच होना चाहिए। सही सही। आप प्रोग्राम देखते रहा करें, हम आपको कभी आपको नजर आ जाएगा, हम सराइकी भी बोल रहे होंगे। जी बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोग इसको सराइकी में तब्दील करें और टोटल प्रोग्राम है सुबह मॉर्निंग का, मैं तो यहाँ पे आपके यूट्यूब पे देख रहा हूँ प्रोग्राम ना, बहुत शुक्रिया। तो सुबह मेरा बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम देख रहा हूँ, रोज देखता हूँ, और ये बड़ा अच्छा आपने इशू किया है। और मैं तकरीबन 10-12 साल रहा हूँ मुल्तान में ना, तो अच्छा, इस वजह से मुल्तान भी मेरा दूसरा शहर है। सही। तो मुल्तान की यादें ताजा हो गई होंगी, ऐसे ही ना? जी जी, मुल्तान के बगैर ननियाल भी हमारा मुल्तान में है, ससुराल भी मेरी मुल्तान में, तो बड़ा अच्छा मतलब, तो मैं जरूर रूही सुबह लगा के जरूर देखता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, आप तब्दील करें मेरी जी, इंशाल्लाह आपकी राय का हम जो है सारे ख्याल करेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा, बाहर से कॉल की, हम हमेशा जो है स्ट्राइकी भी हम बोलते रहते हैं वैसे प्रोग्राम, क्योंकि हमारी अपनी मीठी जुबान है, तो ऑब्वियसली बाकायदा तौर पे इन्ना को डस्ट है, सो सराइकी बोल गिनने कोई ऐसी गाल नहीं, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सराइकी ही गुफ्तगू किया। हसन बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फूड एक्सपर्ट हैं। सामने थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो है जी अमर अली, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। अच्छा जी, आज जो है वर्ल्ड फूड डे हवाले मनाया जा रहा है, तो उस हवाले से जो है हम सर से बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी खुराक की कमी को पूरी कर सकते हैं। इस टाइम खुराक के हवाले से हमारे क्या क्या मसाइल हैं और उनका हल कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया में हम जो देख रहे हैं जिस तरह का हमारा इस टाइम एक तो क्लाइमेट चेंज भी है, उसकी वजह से भी हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, बहुत सारे हमारे इश्यूज हैं। सेकेंडली, हमारे पाकिस्तान में इस टाइम जो ज़राअत के हवाले से मसाइल चल रहे हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे कि किस तरीके से जो है हम इन चीज़ों को जो है वो ठीक कर सकते हैं।
फूड की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से हम ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ वापस आ सकते हैं, जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल टोटली जो है वो चेंज हो चुका हुआ है और हम इस टाइम मुख्तलिफ बीमारियों का भी जो है सामना कर रहे हैं। तो वो ये तभी है कि जब हम देखते हैं कि हमारी जो खुराक जो है वो अच्छी नहीं है। और इसके साथ ही जो है हम अमर से भी इसी हवाले से जानेंगे कि किस तरीके से जो है हम अच्छी खुराक के साथ जो है अपने आप को फिट रख सकते हैं। फिटनेस कितनी ज़रूरी है इस पर तो हम बात करते ही रहते हैं कि हम अपने आप को जो है जितना अच्छा सेहतमंद और फिट रखेंगे उतना हम बीमारियों से भी बच सकते हैं और हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं हम उसके साथ जो है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले तो सर जो आज दिन मनाया जा रहा है इस दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप लोगों को बहुत मशकूर हूँ कि आपने मौका दिया आज के अहम दिन पे अहम मौजू पे बात करने का। वर्ल्ड फूड डे बुनियादी तौर पे यूनाइटेड नेशंस ने 1979 में इस एहसास के साथ, इस एम के साथ दुनिया में इसको मखसूस किया 16 अक्टूबर को कि दुनिया में जितने लोग भूख का शिकार हैं या जिन लोगों को मुनासिब खुराक नहीं मिल रही उन लोगों के लिए अवेयरनेस जनरेट किया जाए और कुछ एक्शन उसमें प्लान किए जाएं, कोई पॉलिसी बनाई जाए कि दुनिया से भूख को ख़त्म किया जाए। और 1979 से लेके आज तक ये बहुत ही एक्टिवली पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अंदाज में मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी ये दिन मनाया जा रहा है और आज हम इसी हवाले से पाकिस्तान की तमाम में आज जो है इसको मना रहे हैं। और इसमें मनाने का जो बुनियादी जो फंडामेंटल स्पिरिट ये है कि लोगों के अंदर इस बात की आगाही और शऊर पैदा किया जाए कि जो लोग मुनासिब खुराक तक मुनासिब अंदाज में रसाई नहीं रखते कौन से ऐसे एक्शंस लिए जाएं कि उनको मुनासिब खुराक, न्यूट्रिशियस फूड, सेफ फूड उनको पहुंचाई जा सके। तो ये बुनियादी तौर पे इस आज के दिन को मनाने का मकसद है ये। और हमारे मुल्क में तो खास तौर पे आप देखते हैं कि खुराक के मसाइल पूरी दुनिया से ही ज्यादा हैं। आप देखें इस वक्त दुनिया में तकरीबन 8 अरब से ज्यादा लोग रह रहे हैं, जिनमें से 2.8 अरब यानी तकरीबन हाफ से थोड़ा सा कम ऐसे लोग हैं जो भूख का शिकार हैं, जो खुराक की कमी का शिकार हैं और उसकी वजह से बीमारियों का शिकार हैं। अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस बात पे चाह रही हैं कि कोई ऐसा सिलसिला किया जाए कि ऐसे लोगों तक मुनासिब खुराक पहुंचाई जाए। पाकिस्तान के तनाजुर में अगर देखा जाए, जैसे आपने अभी बात की है कि क्लाइमेट चेंज की बात की है, फूड इनसिक्योरिटी की बात की है, सेफ फूड की बात की है, तो अगर हमने इस टाइम पॉइंट पे आप यकीन कीजिए कि फूड को प्रायोरिटाइज ना किया, अगर हमने ये इंश्योर ना किया कि हम क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको कैसे कम कर सकते हैं, अगर हमने ये इंश्योर ना किया कि हमारे तमाम पॉपुलेशन फूड सिक्योर है और उनको सेफ फूड मिल रही है, तो आप यकीन कीजिए बीमारियों का जो डिजीज बर्डन है आगे कह लें आप इसको, वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हम ये जो कहते हैं ना कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाए। जब तक आपका एक माशरे में एक जो इंडिविजुअल है वो हेल्दी नहीं है तो आप यकीन करें कि मुआशरा सेहतमंद नहीं है तो इकोनॉमिक ग्रोथ का तस्वुर जो है वो बेमानी है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक फूड की प्रोसेसिंग, फूड के लॉसेस, फूड की वेस्टेज, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें ना हमारे पास फूड की कमी नहीं है। बहुत सारे लोगों को इस बात का भी इदराक होना चाहिए कि फूड की कमी, गंदम हमारे पास आपने देखा है कि कितनी थी, इसके बावजूद भी हमारे 35% से ज़्यादा लोग जो हैं वो फूड इनसिक्योर हैं। फूड इनसिक्योरिटी का मतलब ये मतलब है कि आपको खुराक मिल रही है लेकिन जो खुराक एक्चुअल आपको चाहिए वो आपको मिलनी चाहिए। वो कौन सी खुराक है? वो खुराक है, उसको हम मुतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं, बैलेंस डाइट। उसका तस्वुर ये है कि खुराक के अंदर मुख्तलिफ तरह की वैरायटी है, ग्रुप्स हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल, वो आपके सीरियल ग्रेन्स हैं, आपके डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं, पोल्ट्री है, चिकन है, दूसरी चीजें, फिश है। अब जब तक कि आपको ये तमाम खुराकें एक ही वक्त में नहीं मिलती तो आपकी जिस्म की जरूरियात पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं और इंसान बीमार हो जाता है। अब अगर आप ये कहें कि मैं सिर्फ पोटैटोज खा के या सिर्फ गंदम खा के मुसलसल पूरा साल अपने जिस्म की पूरी जरूरियात को पूरा कर सकूं तो ये मुमकिन नहीं है। जिस्म की जरूरियात ये है कि हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए और बहुत सारी फंक्शनल कंपाउंड्स जो खुराक के अंदर होते हैं वो भी चाहिए। वो तभी मुमकिन है कि आप ऐसी सब्जियां खाएं जो कलरफुल हैं,
ज्यादा ऐसे फ्रूट्स खाएं जो कलरफुल हैं, ताकि आप कैंसर से बच सकें, क्योंकि इनके अंदर ऐसे अज्जा होते हैं जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, जो हमारे जिस्म में होने वाली ऐसी तब्दीलियां या ऐसे मादे पैदा होते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं, उनके अगेंस्ट ये काम करते हैं। इसी तरह हम सीरियल्स जो खाते हैं वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतर होता है। प्रोटीन हमने लेनी होती है जो हमारे जिस्म का मुसलसल वियर एंड टियर और टूटने फूटने का अमल है, उसको वो मतलब बैलेंस करते हैं। तो ये इस हवाले से खुराक का जो इशू है, आज के दिन यही अवेयरनेस पैदा करना मकसूद है। इस पे मजीद भी हम बात करेंगे, जो है अमर से भी जानेंगे इस दिन के हवाले से। आप क्या कहना चाहेंगे अमर? अच्छा, मैं बेसिकली एक तो डॉक्टर साहब से इत्तेफाक भी करूंगा, और जिस तरह ये कह रहे थे, जो एक बेसिक इशू है वो हमारा रिसोर्स एलोकेशन है। हाँ। कि मतलब लोगों की रसाई नहीं है, या खाने तक रसाई नहीं है। अगर खाने तक रसाई है तो फिर अच्छे खाने तक रसाई नहीं है। हाँ। तो क्वालिटी और क्वांटिटी, मेरी ऑब्जर्वेशन भी ये है कि हम लोग जो सफ़र करते हैं, कहीं पे क्वालिटी पे सफ़र कर रहे होते हैं, कहीं क्वालिटी अगर मिल जाती है तो क्वांटिटी पे सफ़र कर रहे होते हैं। तो बेसिक चीज़ है। और यहाँ पे मैं एक क्या इस्तदा बोलें कि मैं वो करना चाहूँगा कि इज्तमाई तौर पे हम कहीं पे भी कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, हाँ। हमारी बेस्ट कोशिश ये होनी चाहिए कि हम खाने को ज़ाया होने से रोकें। हम अगर इफ़ वी कैन अफोर्ड, हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम उसको मीन्स के इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हमें ये भी ख्याल करना चाहिए कि उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा बचा हुआ जो चीज़ हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे वो किसी और के काम आ सकती है। लेकिन अगर हम बस एक सर्टेन स्टेट ऑफ माइंड में हम बस चाहते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा दिखाएं, हम होटल में बैठे हैं, हम ज़्यादा ऑर्डर करें, हम ज़्यादा अपना टेबल भरा हुआ दिखाएं, हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं होती। सिर्फ उस शो ऑफ को बजाय उस शो ऑफ की तरफ मूव करने के, हमें ये चाहिए कि हम लोग खाने का भी ख्याल रखें और जिस हद तक हमारी कोशिश हो कि हम उसे ज़ाया होने से रोकें। अच्छा, ये होता है कि हम लोग वाकई खाना हम लोग कम खाते हैं लेकिन ज़ाया बहुत ज़्यादा कर देते हैं। इसी तरह जिस तरह हमारे घर के अपने इवेंट्स वगैरह भी हों तो वहाँ पर भी हम यही देखते हैं कि हम लोगों में खाना जो है वो ये चीज़ रमज़ान के दौरान आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एक ह्यूमन कैपेसिटी है इंटेक की, आप कितना खा सकते हैं। मैक्सिमम आप एक नॉर्मल बंदा 2 चपातियाँ खा लेगा, 2 रोटियाँ खा लेगा। बहुत ज़्यादा भूख होगी, 4 से ज़्यादा एक more than 85% ऑफ पॉपुलेशन दे कांट ईट लाइक 4 रोटी। और अब आप अपने दस्तरखान को भर के रखते हैं सिर्फ इस उस पे के सारा दिन हम भूखे रहें। ये मैं रमजान के हवाले से बात कर रहा हूँ। और दस्तरखान भरा हुआ है, सारा दिन आप भूखे रहें और जैसे ही आपने खाना शुरू किया तो आपकी एपेटाइट खत्म हो गई। अब उस बाकी खाने का क्या? और फिर हमारे यहाँ एक और जो बुरी आदत है वो ये कि रात का या पिछले दिन का बचा हुआ खाना इस्तेमाल नहीं करना, और जो इस्तेमाल नहीं हुआ कुछ अर्सा फ्रिज में रहेगा और उसके बाद फेंक दिया जाएगा। तो ये जो हम खाने का और रिसोर्सेज का ज़िया करते हैं, ये बेचता है। अच्छा, फिर अब एक तो जिस तरीके से सर ने भी बात की कि हमने खुराक की कमी को जो है वो किस तरीके से, हमारी जितनी भी प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, चाहे हम फ्रूट से ले रहे हैं, सब्जियों से ले रहे हैं, दालों से ले रहे हैं, गोश्त से ले रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हमारी इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अच्छा, ये तमाम चीज़ें जाहिर सी बात है, आपको एक तो ये भी नहीं पता ना कि किस टाइम में आपको किस तरह की जो है वो चीज़ों की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है, आपको वो वाली खुराक जो है वो खानी चाहिए। आप क्या समझते हैं, जैसे अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, हमें तो किस तरीके से जो खुराक इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह की खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए? इसमें पहला स्टेप तो ये आता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करें। अच्छा, ये एक लाइक एफर्ट टेकिंग प्रोसीजर है, प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा टाइम ले लोगों को गाइड करना कि अच्छा आपको क्या खाना है, क्या खाना है, किस वक्त किस तरह से करना है। और फिर हम आते हैं क्वालिटी। जैसे अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो गए, आपने कोई फिटनेस रूटीन अडॉप्ट कर ली है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लाइक बैलेंस भी रखना पड़ता है। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि सबसे जो आसान तरीका है वो ये कि आप कंपाउंड फूड्स की तरफ जाएं, होल फूड्स की तरफ जाएं, और आपको उस पर फिर बारीकियों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मौसम मौजूद है, मौसमी फल इस्तेमाल करें। जो सब्जियां मौजूद हैं, जो ताज़ी सब्जियां मौजूद हैं, ताज़ी सब्जियां इस्तेमाल करें। ये वो लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जिसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका अपना जो लाइक कॉमन सेंस भी आपको ये चीज़ें समझा सकती है कि ये चीज़ मुझे साफ सुथरी दिख रही है, ये मुझे शक्ल से मुझे फील हो रहा है। और ये फैक्ट है कि आपकी आंखें आपको बताती हैं क्या चीज़ क्या। अगर वो आपकी सेहतमंद नहीं है, आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आपकी आंखें बता रही होंगी कि आपको ये इंटेक करनी है। अपनी जिद पे तो कर लेंगे। जैसे बहुत ज्यादा मीठा, आप एक पाए लें केक का, एक खाने के बाद बाकी केक आपको खुद ही बताना शुरू कर देता है मुझे नहीं उठाना। लेकिन आप बस वो एक हैबिट बनी हुई है कि आप फिर एक के बाद एक आप लिए जाते हैं, तो आपकी आंखें भी आपको बता रही थी। तो आप अपनी मतलब किसी एक्सपर्ट से नहीं भी पूछते तो अपनी जो गट इंस्टिंक्ट है, अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, उसको भी सामने रख सकते हैं। और फिर ये एक बेस्ट वे है कि आप थोड़ा थोड़ा सब इंटेक करें। मतलब अगर आपका दस्तरखान है तो
कम से कम 2 मील आपके पास होने चाहिए। सही। 2 डिफरेंट चीजें होनी चाहिए, क्वांटिटी ज्यादा ना हो, थोड़ी थोड़ी हो। जैसे अगर आप दाल और गोश्त दोनों कर रहे हैं तो दाल आपने बहुत ज्यादा से भी काम चला सकते हैं, लेकिन ये कि आपके पास कुछ और दाल है तो आपके साथ सब्जी भी होनी चाहिए, आप राइस भी कर सकते हैं, इसी तरह आप फ्रूट्स भी कर सकते हैं। तो मतलब आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज इनटेक करनी है। अच्छा, हम ये होता है ना कि भूख लगी हो तो फिर हम ये तो उसमें थोड़े थोड़े वाले पोर्शन में जाते नहीं है ना फिर हम एकदम ही खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अगर आपने दिन में कुछ नहीं तो शाम को कहते हैं अच्छा चलो अच्छी खासी कसर निकाल ली जाए ताकि जो दिन का नहीं खाया ना वो शाम में पूरा हो जाए। ये वो फैक्टर है जो हम अपनी गट पे या अपनी ऑब्जर्वेशन पे नहीं जा रहे, हम अपनी हैबिट पे जा रहे हैं। बिल्कुल। हम कभी अपने जिस्म से नहीं पूछते क्या हमें जरूरत है या नहीं। हाँ। हम कई बार पानी को इग्नोर कर देते हैं जबकि पानी की हमें जरूरत होती है। सही बात है। अब विंटर तो हम लोग पानी का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही कम कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये एक सीधी सी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ आपको कि आपको पानी की जरूरत है, आपको चाहिए और मुझे चाहिए। आप पानी को छोड़ के आप कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, बार बार ले लेंगे और उसका सॉल्ट आपको मजीद डिहाइड्रेट करेगा, मजीद आपकी प्यास बढ़ाएगा और आप मजीद कोल्ड ड्रिंक इंटेक करते जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक नहीं लेंगे आप चाय की तरफ मूव कर जाएंगे, आप पानी नहीं लेंगे। इसका सुन रहे तो बस ये क्या मुताबिक है वो आप खाएं। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम ऑर्गेनिक चले गए हैं, उस तरीके से खालिश चीजें भी हमें खाने को या पीने को नहीं दूर हो रहे हैं। सेहत के हवाले से भी उतने ही मसाइल हो रहे हैं। सब्जियां हैं तो वो गंदे पानी से तैयार हो रही हैं, वो हमारा ये सबसे बड़ा अहम इशू इस टाइम ये है। अच्छा, कुछ फ्रूट्स हैं तो उसमें भी वो इंजेक्ट कर देते हैं। तो मतलब इस तरह की जो मसाइल हमें देखने को आ रहे हैं, ये सर से हम डिस्कस करेंगे। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद शकूर खान ईसा से बात कर रहा हूँ जी। जी, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, एक सेगमेंट चूज किया है जी। जी जी। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से होगा जी जी कि हम डाइट कॉन्शियस बिल्कुल नहीं है और हम 20 से लेकर 50 या 60 तक हमारी एज है, उस हवाले से डॉक्टर साहब हमें ये बताएंगे इस एज में आपकी डाइट का चार्ट क्या होना चाहिए। क्यों कभी तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं, कभी बहुत कम। मैं पर्सनली अपनी डाइट में बहुत दोपहर को रेगुलर सोता हूँ और रेगुलर टाइम पे मैं खाना खाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। लेकिन मेरा एक बेटा वकील है, लॉयर है, तो वो 2-2:30 बजे खाना खाएंगे और दूसरा खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स लेता है, हर वक्त कोल्ड ड्रिंक्स। तो इस हवाले से उसके मुज़िर असरात जो है खासतौर पर कोल्ड ड्रिंक्स की, ये बताएंगे बच्चों को किस तरह रोका जाए, उनका क्या अल्टरनेट वो ले ताकि वो इन चीजों से अवॉइड करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपके सवाल का जवाब दे हम डॉक्टर से भी बात करेंगे, अमर से भी जानेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, कॉलर थे हमारे साथ और वो यही कहते हैं कि मैं टाइम पे सोता हूँ और टाइम पे खाना खाता हूँ, इसलिए मुझे तो सेहत के हवाले से कोई मसाइल नहीं है। लेकिन बच्चे हमारे क्योंकि फास्ट फूड की तरफ चले गए हैं और कोल्ड ड्रिंक्स जो है उनका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हो गया, इस वजह से भी हम जो है वो किस तरीके से कंट्रोल करेंगे तमाम चीज़ें कि फास्ट बड़ा फूड। खूबसूरत क्वेश्चन है और आज के वक्त की ज़रूरत भी है। इनके सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले ज़रूरी समझता हूँ कि इससे पहले आपने कहा कि आम आदमी को हेल्दी डाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या खाना चाहिए। मैं एक सादा सा प्रिंसिपल जो आम आदमी के ज़हन में होना चाहिए जब वो खाने के लिए बैठते हैं कि उसके सामने उसकी प्लेट है, इसको कहते हैं माई प्लेट का एक कॉन्सेप्ट है फूड के अंदर। ठीक है। वो अपनी प्लेट को 4 हिस्सों में तकसीम कर ले, उसके 4 हिस्से कर ले, जिसमें से 50% 1/2 उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए, डिफरेंट कलर के होने चाहिए, आधा हिस्सा प्लेट का वो हो गया। अच्छा, उसमें हम पोटैटो नहीं शामिल करेंगे वेजिटेबल्स में, बाकी तमाम वेजिटेबल शामिल करेंगे क्योंकि पोटैटो में कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं, हमारा वो ऑब्जेक्टिव सर्व नहीं होगा, हमने कार्ब्स नहीं लेने। उसके बाद 1/4 जो है आप उसमें सीरियल्स हम कहते हैं, उसमें जैसे जौ है, ओट है, वो आपका है, राइस है,
गंदुम है, जो भी है, ये होल व्हीट, होल मतलब होने चाहिए, जिसको हमने इसमें से कुछ निकाला ना हो, छिलके के साथ हो। ये आपका 1/4 हो गया। 1/4 बाकी बच गया, उसमें आप प्रोटीन का सोर्स डालेंगे, उसमें आप पोल्ट्री डाल लें, उसमें फिश डाल लें, उसमें बीन्स डाल लें, उसमें नट्स डाल लें, और ये आपकी वो प्लेट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके दूध जो है, डेयरी की प्रोडक्ट, दही और दूध और इससे मुतल्लिका, और जो हम आयल इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही अहम चीज है कि जो हमारा आयल किस तरह का आयल है, वेजिटेबल आयल, उसमें आगे 2 तरह की उसकी कॉम्पोजिशन होती है। उसमें उसके अंदर ट्रांस फैट होते हैं और सिस फैट। हमें ना ट्रांस फैट को अवॉइड करना है, जो हार्ट के लिए प्रॉब्लम पैदा करता है। अमूमन ये हमारे अवेलेबल हैं, उनमें ट्रांस फैट कुछ कहते हैं नहीं है, कुछ कहते हैं नहीं। ये वो फंडामेंटल वो आपको अपने ज़हन में सादा सा फार्मूला है कि हमारी प्लेट के 4 हिस्से हैं। दूसरा, हमने अपनी आपकी नीड्स जो हैं मेरी नीड्स से डिफरेंट हैं, इनकी नीड्स डिफरेंट हैं, उनकी नीड डिफरेंट हैं। हमें ये डिफाइन करना है कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है। एक आदमी है, वो फार्मर है, सुबह वो 3 घंटे फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। उसके कंपेरेबली एक बंदा है जिसने उठना है, उसने अपनी गाड़ी में बैठने, अपने ऑफिस में बैठ जाना है, 4 या 10 स्टेप्स लेने हैं। अब आप वो भी, उसकी भी 40 ईयर एज है, उसकी भी 40 ईयर एज है। आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों फूड की नीड पूरी? लाइफस्टाइल की बात में मतलब हम कभी भी इस बात का हमें इदराक नहीं होता। ये मेरे दोस्त बैठे हैं, ये इस बात को बहुत आम आदमी के लिए, जिसको हम एक्टिव लाइफस्टाइल कहते हैं, उसके लिए कम से कम आपको डेली 10,000 कदम चलना पड़ता है। जो कम से कम आपको अगर ब्रिस्क वॉक करें तो 40 से 50 मिनट लगते हैं। तब जाके हम कहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है। और इसमें वो कदम नहीं है जो अपने काम के बारे में आप अमूमन पिटते रहते हैं, घर में काम करते हैं। नो, आपको एक्सक्लूसिव और डेडिकेटेड वॉक। 7,000 अगर आप चलते हैं तो इसको हम कहते हैं कि आपका लेस एक्टिव है, मॉडरेट है ये। और अगर 5,000 से नीचे आप जाते हैं, कदम आपके चलते हैं आप डेली, तो उसको सीडेंट्री या हम कहते हैं कि इनएक्टिव लाइफस्टाइल है। और अगर आप चलते नहीं हैं तो आपकी हर पासिंग डे के साथ आपकी बॉडी के मसल्स डैमेज हो रहे हैं और आप आहिस्ता 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 इस काबिल नहीं रहेंगे 60 साल या 55 साल या 70-65 के आप चल ही सकें, आप बेड के साथ टिकें। ये है वो चीजें, कैलोरिक नीड को डिफाइन करना है जो मैं ये मेरी 1500 कैलोरिक नीड है, आपकी 2500 है, इनकी 3500 है, इन्होंने इसके हिसाब से चलना है। जहाँ तक हमारे कॉलर के सवाल का ताल्लुक है, बड़ा खूबसूरत उनका सवाल था, वो आज का ये इनके घर का मसला नहीं है, आज का ये बहुत सारे लोगों के। पहले हम ये कहा करते थे कि कब क्या खाया जाए और कितना खाया जाए। इसको हम पहले देखते कि कितना खाना चाहिए और कब क्या खाना चाहिए। अब हम कहते हैं कि टाइम का भी है, इसको हम अपनी जुबान में कहते हैं क्रोनो न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी जो बिल्ड हुई हुई है ना, वो टाइम के हिसाब से हुई हुई है। हमें दीन भी यही बताता है और साइंस भी यही बताती है कि रात सोने के लिए है, दिन जो है वो काम करने, खाने और जागने के लिए है। सादा सा प्रिंसिपल है कि जब सूरज निकलता है तो आप खाना शुरू कर दें और जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है आप खाना की मुकदार कम कर दें, गरूब होने पे आप खाने पीने का सिलसिला बंद कर दें। ये न्यूट्रिशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि आप ब्रेकफास्ट जो है, सूरज निकल रहा है, आप टका के ब्रेकफास्ट करें। आप ज्यादा कैलोरीज ले लें क्योंकि आपके जिस्म को, आपके दिमाग को एनर्जी चाहिए पूरा दिन स्टार्ट करने के लिए। आपने शुरू करना 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे आपने लंच लेना है, तो आप उसको मॉडरेट करें अपनी जरूरियात के मद्देनजर और शाम को आप हल्का खाना खाएं क्योंकि उसके बाद आपने सो जाना है। और आपके जिस्म के, अगर आप रात को खाना, जैसे कि हमारी इन्होंने बताया है कि आपने सोडा भी लेना है, आपने फूड भी हैवी किस्म की लेनी है, तो सारी रात आपका जो मैदा है वो इसी चक्कर में रहता है और आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तो अगले दिन की तमाम तरह एक्टिविटीज और प्रोडक्टिविटी आपकी, और ये पूरे जब लाइफस्टाइल पे फैलता है ना तो आदमी बीमार भी हो जाता है, सुस्त भी हो जाते हैं और लाइफ में वो अच्छा परफॉर्मर भी नहीं रहता। तो ये वो चीजें,
और इनके सवाल का ये है कि ये जो सुबह उठ के वॉक करना है 30 to 40 मिनट्स वॉक इनएविटेबल है हर शख्स के लिए। ये उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां ठीक रहें, आपके मसल्स ठीक रहें, आपके गट की मूवमेंट ठीक रहे, आपकी स्किन ठीक रहे, आप एक्टिव रहें, तो ये मिनिमम बात कर रहा हूं कि आप 150 मिनट एक वीक में कम से कम ये स्टैंडर्ड है कि आप वॉक करें। 5 दिन कम से कम ये मिनिमम 30 to 40 मिनट आप वॉक करें, बिस्क वॉक करें। कहते हैं अपने लिए आपको इंसान को जो है वो अपना टाइम निकालना चाहिए, हम वो चीज नहीं निकालते। हाँ, सादा सी बात है, अगर आप सेहतमंद हैं तो ये दुनिया आपको खूबसूरत नजर आएगी। बिल्कुल ऐसे आपको किसी सहरा में भी भेज दिया जाए, अगर आप सेहतमंद हैं तो आप वहां से भी खूबसूरती के पहलू तलाश कर लेंगे। अगर आप बीमार हैं तो आपको दुनिया की किसी भी कोई ऐसी दुनिया की कोई जन्नत नुमा जगह है वहां भी आपको भेज दिया जाए तो आपको वो भी सही बात है। ये आपने बड़ी सेहत जो है वो बुनियादी चीज है। वही ना, हम सेहत को हमेशा जो है वो साइड पे रख देते हैं, बाकी हमारे काम जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मजीद जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, यही जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की सेहतमंद और वॉक के हवाले से, हम तो खैर इस हवाले से तो माशाल्लाह से बहुत पीछे हैं। एक तो हम कहते हैं जी 1 घंटा भी निकालें तो टाइम नहीं है इतना, किस तरीके से अपने लिए टाइम निकालें या वॉक के लिए सुबह जाए। अच्छा, पहले होता था वाकई सुबह टाइम जो है वो वॉक की जाती थी, लेकिन अब जो है वो सुबह वाली वॉक भी रहेगी। बहुत कम लोग हैं जो वॉक की तरफ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में हमें? एक तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि आप सेहतमंद होंगे तो ही आप लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, और ये एक फैक्चुअल है कि आप अच्छा सांस सिर्फ वही बंदा एंजॉय कर सकता है जो मतलब सेहतमंद है, जिसके जिसमें ताकत है कि अपनी मर्जी से वो कोई भी एक्टिविटी कर सके। और दूसरा इसको भी मैं सेकंड करूंगा कि बाकी हम लोगों की हैबिट्स नहीं रही। इज्तिमाई तौर पे आप अगर आज से 10 या 15 साल पुराना वक्त याद कर लें, और कोई एक दिन जब आप सुबह को निकले तो आपको पार्क भरे हुए नजर आए। अभी आप निकले तो आपको बहुत मुश्किल से नजर आते हैं, और उसमें भी मोस्टली लोग वो हैं जो 40-50 इस एज के हैं। हाँ जी। आपको यंगस्टर्स बिल्कुल नजर नहीं आते। तो ये एक लाइक अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि हमारे ऐसा क्या चेंज आया है कि हमारे जो यंगस्टर हैं, ये हमारी जो यूथ है वो इन एक्टिविटीज की तरफ नहीं आ रही। सुबह को उठना उनके लिए क्यों मसला है, या कोई भी हेल्दी एक्टिविटी, कोई भी वर्कआउट उनका इंटरेस्ट इस सब में क्यों नहीं है, कैसे गायब हो गया। मुझे जो एक चीज समझ आती है वो ये कि हम लोगों को बहुत सारी चीजें हमारे घरों से सिखाई जाती थी। मतलब हमारी आदत नहीं थी बाहर जाके रनिंग करना, जॉग करना, लेकिन हमारे बड़े जाते थे, हम उनके साथ जाते थे। तो स्टार्ट वही चीज जिम्मेदारी फिर बड़ों पे आ जाती कि हम जब जाएंगे हम बच्चों को साथ लेके जाएंगे। बच्चे हमसे सीखेंगे नहीं, हमें देख के अडॉप्ट करेंगे। जो वो हमें करता देखेंगे वो वही करेंगे। बिल्कुल ऐसे वो आपके कहने पे आप जितना मर्जी उन्हें समझा लें, नहीं आएंगे। सेम इसी तरह आप बच्चों को समझा लें कि आपने फास्ट फूड नहीं खाना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। और दूसरी तरफ आपको जब आप थक रहे हैं तो फिर आप पिज्जा मंगवा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, रात को क्रेविंग हो रही है तो फिर भी आप मतलब इस तरह की फास्ट फूड इनडिसिप्लिन दिख रहे हैं। आप खुद उनके सामने उनको डिसिप्लिन होकर नहीं दिखा रहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो डिसिप्लिन रहे। और ऑल्टरनेट जब कोई हैबिट डेवलप हो जाती है उसको आप ब्रेक भी किसी हैबिट के साथ ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी खाने की आदत बनी हुई है और आपको अचानक से उसे छोड़ देंगे, तो आप हैबिट को हैबिट के साथ ही ब्रेक करते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आपको मिसाल इस तरह से दूंगा कि अगर आपको फास्ट फूड की एक आदत पड़ी हुई है, तो बेसिकली आपके शायद आपके दांतों को चबाने की आदत है, शायद आपके मैदे को कुछ भरा भरा रहने की आदत है, तो आप फास्ट फूड की बजाय वही ड्राई फ्रूट्स आप ये अपने साथ रख सकते हैं। आप अपने मुंह को मसरूफ रख सकते हैं। उस हैबिट से आप इस हैबिट पे मूव करें। सही, ये हैबिट आपको बिल्कुल, और आपके ब्रेन की जो फंक्शनैलिटी वो भी बहुत हद तक मिलती जुलती है। आप अचानक से उसको कह देंगे कि ये चीज बंद कर दो, वो कभी भी नहीं मानेगा। आप कहेंगे कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो, आपकी फूड शुगर की क्रेविंग सबसे ज्यादा होती है। चीनी छोड़ना सबसे मुश्किल काम है। आप दुनिया को तहस नहस करने पे आ जाएंगे बजाय इसके कि चीनी छोड़े। तो आप उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, आप कुछ और इनटेक करना शुरू कर दें। आपको चाय छोड़नी है, कहवे पे आ जाएं, आहिस्ता आहिस्ता फीके कहवे पे आ जाएं। उसके बाद वो कहवा पानी में भी मूव कर कन्वर्ट हो सकता है। तो एक चीज को खत्म करने के लिए दूसरी चीज को अडॉप्ट करें, बट अच्छी चीज को अडॉप्ट करें। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी आते हैं, हमारी करने की आदतें हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं है। अच्छी चीज करने की आदत नहीं। हम खाते हैं, हम बहुत खाते हैं, क्वांटिटी बहुत हाई है, क्वालिटी नहीं है।
तो हमें बेसिकली क्वांटिटी से क्वालिटी पे शिफ्ट क्वालिटी करना है एक चीज। अच्छा, क्वालिटी भी तो वही ना, ये जिस तरह से मैंने सर से भी क्वेश्चन किया था कि ऑर्गेनिक चीजें हम अब उस तरीके से हमें प्योर खालिश चीजें नहीं मिल रही। अब चाहे जैसे हम अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो दूध एक ऐसी चीज है जो तमाम लोग भी सवाल है, लेकिन हमारे यहाँ अब दूध जो है उसकी तो वैसे ही इस टाइम जो है सूरत हाल वो बहुत ही बुरा है। तो मतलब अब तो हमारे बच्चे भी दूध नहीं पीते, मतलब ये हालात आ गए हैं। तो अब डब्बे वाला भी अब पैकिंग वाला भी दूध पिए तो उसमें कितनी ग़िज़ाइयत होगी या कितनी आपको चीज़ें जो है उसमें ग़िज़ाइयत का भी फर्क आ जाता है। बट इस पे मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि ऑब्वियसली एक चीज़ मुश्किल है, क्वालिटी को ख्वाहिश तो है बट उस क्वालिटी को अडॉप्ट करना मुश्किल है। हाँ। और हमारी ख्वाहिश होने के बावजूद माशरा में अलाउ नहीं कर रहा, मार्केट अलाउ नहीं कर रहे, हमें एक चीज़ मार्केट से मिल ही नहीं रही। हो सकता है हमें ताज़े फल ना मिल रहे हैं, हो सकता है वो फल जिस पानी से आ रहे हैं वो पानी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हाँ। या उसके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स हैं वो उन्होंने सही तरह से साफ नहीं किए और हम भी बगैर साफ के मतलब बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं। बट जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने ट्रांजिशन लेना है, आपने बुरे से अच्छे पे आना है, उसके बाद अच्छे को मजीद अच्छा करते जाना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले दिन ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत अच्छा दूध मिल गया। तो आपको जो मिल रहा है अगर वो पानी वाला भी है एटलीस्ट वो मतलब पेस्टिसाइड्स और उनसे पाक है, तो स्टार्ट में उस पर आ जाएं, थोड़ा सा अपना स्ट्रगल करते रहें, सर्च करते रहें, आपको अल्टीमेटली जब आप ढूंढ रहे होते तो आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है। बट वही कि आपकी ख्वाहिश बॉडी की कितनी नीड होती है, कैलोरीज कितनी चाहिए, ये डिफरेंट हर किसी की बॉडी नीड, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आपकी लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है, आपका कितना एक्टिव लाइफस्टाइल है और एज के हिसाब से भी डिपेंड करता है। फिर सेकंड चीज़ ये आती है कि आप मीन्स के जो प्रोपोर्शन है खाने का वो क्या करते हैं, लाइक आप प्रोटीन कितना ले रहे हैं, कार्ब्स कितना ले रहे हैं, आप फैट कितना ले रहे हैं, किस क्वालिटी का ले रहे हैं, वो बहुत बात की बात है। स्टार्ट में आप क्या ले रहे हैं। तो मैं आसान अल्फाज में अगर मशवरा दूं, पहली चीज़ अगर आपका पहला जो मील है उसमें आपको प्रोटीन हैवी करना चाहिए, मतलब मैक्सिमम प्रोटीन रिच करना चाहिए। अंडे बहुत ज़बरदस्त है, अंडे आप मैक्सिमम कर सकते हैं अगर आप गोश्त नहीं पका सकते। बीन्स बहुत ज़बरदस्त हैं। जो आपका मिड का मील है उसमें आपको सब्जियां, फल और कोशिश करें कि प्रोटीन किसी न किसी अंदाज में हो। बाकी फैट वो आप वैसे ही जब घी वगैरह ऐड करते हैं तो चर्बी कहीं ना कहीं उसमें शामिल हो ही जाती है। आप रोटी खाते हैं, कार्ब्स भी उसमें शामिल हो रहे हैं। जो आपका आखिरी मील है उसको आपने इस तरह से ध्यान में रखना है कि वो इजी टू डाइजेस्ट हो। कोशिश करें उसमें बहुत ज्यादा मील जो प्रोटीन है बहुत ज्यादा ना हो। कार्ब्स करते हैं, रैपिड एनर्जी है, चल सकता है। अगर आप सब्जियां करते हैं अपार्ट फ्रॉम सम गैस्ट्रिक ट्रबल्स आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। और प्लस आपका जो आखिरी मील है कम से कम 4 घंटे पहले होना चाहिए आपके सोने से। अब सिर्फ ये माइनर सी चीजें चेंज कर लें, लाइफस्टाइल चेंज कर मैंने 3 टिप्स दिए हैं और मैं इस पे लिख के दे सकता हूँ। ये सिर्फ 3 टिप्स 1 महीना चेंज करने की सूरत में आपका, अगर आप ओवर वेट हैं, ओबेसिटी की तरफ है, आप 2 से 3 kg वेट लूज कर देंगे बगैर किसी और चीज पे ध्यान दिए। वही ना, अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, अच्छी खुराक की तरफ आएंगे तो डेफिनेटली जो। अच्छा सर, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि हम अपनी खुराक को बेहतर करेंगे, ये जिस तरह से गंदे पानी से सब्जियां तैयार हो रही हैं या हमारे फ्रूट्स वगैरह को इंजेक्ट किया जा रहा है, ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं हमारे, उनको हम किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना सकते हैं? डेफिनेटली आप ठीक कह रही हैं कि देखें, जब आप ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फूड को ज़रा समझने की ज़रूरत है ना, कि सिंपली मैं कह देता हूँ या आप कह देते हैं। ऑर्गेनिक फूड का बुनियादी जो डेफिनेशन है कि वो हर तरह के केमिकल्स के पाक हो, वो फर्टिलाइजर से पाक हो, पेस्टिसाइड उस पर ना जलें, उसमें और कोई केमिकल किसी किस्म का ग्रोथ हार्मोन्स ना डालें, यानी वो नेचुरल तरीका जो है ना। अब आप देखें कि अगर आपने ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस करनी है तो आपकी जो सॉइल्स हैं उनमें कैपेसिटी नहीं है आप रह गई कि वो नेचुरली वो उसको कर लें, प्रोड्यूस करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसकी प्रोडक्शन बहुत कम होती है ऑर्गेनिक फूड की, यानी अगर जितने बल्क में हम अदर वेस्ट जो हैं उनमें करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त 24 करोड़ से ऊपर चल रही है, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात कर लें। ऑर्गेनिक फूड को आप प्रोड्यूस करके लोगों की ज़रूरियात फूड की क्वांटिटी के हवाले से मीट ही नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो ये माल प्रैक्टिसेस चल रहा है, ये तो ऑर्गेनिक फूड है। अब आप ये देखें कि एक सेब है ऑर्गेनिक फूड के तौर पे, यानी ऑर्गेनिक सेब है, वो प्रोड्यूस किया गया, वो तो आपको देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा।
वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, उसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं होगी, लेकिन वो अंदर से साफ सुथरा पाक होगा इन चीजों से, केमिकल से। अच्छा, वो आप कहेंगे जी कि अगर मार्केट में आए तो अगर उसकी सप्लाई चेन को देखा जाए, उस एक सेब को 1 किलो प्रोड्यूस करने में आपको 1500 रुपया पर केजी आपको वो मिलेगा, जबकि आपको आम जो है मार्केट के अंदर सेब है वो 300 रुपए अच्छा खूबसूरत मिल जाएगा। अब कौन लेगा? वो प्रेफरेबली जिनको शऊर है वो ले लेंगे या उनमें। अब ये ऑर्गेनिक का तस्वुर आहिस्ता आहिस्ता माइक्रो लेवल पे तो हो सकता है कि आप 1-2 फॉर्म पे प्रोड्यूस कर लें, पॉपुलेशन की सतह पे ये बहुत मुश्किल है इस वक्त। हाँ, कर क्या सकते हैं हम, जो हमारी रेगुलर प्रैक्टिसेस हैं उसको हम बेहतर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आगाज में आपने बात की कि अगर हमने सब्जियां ग्रो करनी हैं तो हम पानी का गलत इस्तेमाल ना करें, ट्रीटेड वाटर इस्तेमाल करें, इंडस्ट्रीज का पानी इस्तेमाल ना करें, ये गटर का पानी इस्तेमाल ना करें। इस तरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे कम से कम स्प्रेज करें आप। जो आप एक प्रॉब्लम जो आजकल आया हुआ है ऑफ सीजन वेजिटेबल्स का, जिस तरह आप बिल्कुल ऐसे अच्छा तो वो किसी वो मौसम में कोई भी सब्जी खा लें, वो आप देखें जरा कि हम क्या कर रहे हैं। जब आप उसको फितरत के खिलाफ, जो अल्लाह ने उसके लिए मौसम पैदा किए हैं उसके खिलाफ आप उसको पैदा, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़े। उसके लिए आप उन पे बहुत ज्यादा स्प्रेस करते हैं पेस्टिसाइड्स के, जिसके नतीजे में पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यूज भी उसके अंदर रहते हैं, उनका टेस्ट भी खराब होता है, हैवी मेटल्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और अल्टीमेटली वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं आपके लिए। क्या जरूरत है कि मैं सीजन के अंदर, एक खीरा है मिसाल के तौर पे, वो मुझे सीजन के अंदर 40 रुपीज पर केजी मिलता है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं वो हेल्दी छोड़ के मैं 140 रुपए किलो वो खाऊं जिसमें टॉक्सिन्स भी हैं, जिसमें पॉइजन्स भी हैं, जिसमें आप एक बात जरा सिर्फ नोट कीजिए कि अल्लाह पाक ने इतनी वैरायटी फूड्स में रखी है कि अगर आपको कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या कोई और इंग्रेडिएंट एक खुराक से नहीं मिलता तो दूसरी से, तीसरी से, चौथी से, 5 डाइवर्सिटी अल्लाह पाक ने बड़ी रखी हुई है कि जो चीज आपको विटामिन ए जो है वो गाजर से मिल रहा है, अगर नहीं है तो वो आपको और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी मिल रहे हैं। तो इस हवाले से हमें सीजन की जो है वो फूड खानी चाहिए, वो चीपर भी है और वो आपकी हेल्थ के लिए भी बेहतर है। बिल्कुल चाहिए। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद इस के हवाले से जो है वो बात भी करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है आप अमर ये भी थोड़ा सा बताइएगा, हम फिटनेस की भी बात करेंगे। मोटापे का तो आपने बताया कि एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। लोग जिम के हवाले से बात हमेशा एक सवाल भी करते हैं कि अच्छा जिम जाना कोई इतना ज़रूरी तो नहीं है, आप घर में भी जिस तरीके से वॉक कर सकते हैं या आप घर में छोटी मोटी एक्सरसाइज करके भी आप गुजारा चला सकते हो, तो जिम जाना कोई ख़ास ज़रूरी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? जिम आपको बेसिकली एक कंपेनियनशिप देता है। वो एक सर्टेन एक जगह है जहाँ पे आपके जैसे बहुत सारी आपकी ख्वाहिश जैसी ख्वाहिश रखने वाले बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, वो आपकी लिमिट पुश करते हैं, ये आपको एज होता है। ये बात ठीक है कि आप घर में कर सकते हैं, अगर आप में कैपेसिटी है डिसिप्लिन होने की, अपनी मर्जी से चीजें करने की, आपने पेपर पे लिख लिया तो आपने उसको परफॉर्म करने की, अगर आप इतने डिसिप्लिन हैं तो आपके लिए घर अच्छा है। बट नहीं है तो जिम आपको ये सपोर्ट करता है कि वहाँ पे आपके दोस्त होते हैं, आपके बहुत सारे जानने वाले होते हैं, वो इन्वायरमेंट इस तरह से बन जाता है कि आप दूसरों को जोर लगाता देखते हैं, आप खुद भी करते हैं। आप उनको देखते हैं कि अच्छा इनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ गई है तो खुद को आप खुद ही चैलेंज करके उनकी कैपेसिटी के करीब आ जाते हैं, तो आपको काफी हद तक इजी हो जाता है ज्यादा वर्कआउट करना। अदरवाइज आप घर में कर सकते हैं, बहुत सारी रूटीन्स हैं जो लाइक इजी टू एग्जीक्यूट हैं और आप इजीली घर में उन्हें कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। अच्छा, मोस्टली होता है ना कि हम लोग कहते हैं अच्छा यार वो एक जिम जाने से आपकी एक रूटीन भी बन जाती है, तो थोड़ा बंदा घर में तो करिए अच्छा यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो इस चक्कर में जो है वो आपकी एक्सरसाइज और वो तमाम चीजें जो है ना वो रह जाती हैं, क्योंकि आप और कामों में फिर अपने आप को बिजी कर लेते हैं। वही चीज आपको डिसिप्लिन होना है, अगर आप इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि आप अपनी मर्जी से चीज, जैसे आपने इरादा किया मैंने वजन कम करना और आपने उसी रात से शुरू कर दिया, ये उसी पल से शुरू कर दिया, अगर आप इतने डिसिप्लिन्ड है तो आप घर में भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं है तो आप आज ख्वाहिश करेंगे कि सुबह उठ के मैंने मतलब पुशअप्स करने, स्क्वाट्स करने, और जब सुबह होगी आप कहेंगे मैं घंटे बाद तो
जिम आपको फिर ये वाली जो आदत है ये छोड़ने में मदद करता है। अच्छा, बच्चे क्योंकि हमारे सब्जियों फ्रूट्स की तरफ तो आते नहीं है, तो हमें किस तरीके से बच्चों के लिए आप समझते हैं कि उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ जो है वो लाया जा सकता है या उनको खिलाया जा सकता है, किस तरह से? इस पे मैं दो बातें करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि आपको बच्चों से पूछ के नहीं करना। अगर आपको पता है उनके लिए कोई अच्छी चीज़ है तो आपको वो करनी है। और दूसरा, अगर हैबिट को, पहले वाली बात, हैबिट को हैबिट ही ब्रेक करती है। आपको उनकी अच्छी हैबिट बनानी है तो आप खुद करना शुरू कर दें, वो आपको देख के अडॉप्ट करेंगे। आप घर में बनी सब्जी होगी तो सब्जी खाएंगे, फिर तो मजबूरी है। एक टाइम भूखे रहेंगे, दूसरे टाइम खाएंगे। अच्छा, वो ये ना कि हमारे यहाँ जिस तरह से डिलीवरी, एक फूड डिलीवरी का एक सिस्टम स्टार्ट हुआ है ना, तो अभी लोग अगर घर में सब्जी बनी है, कुछ इस तरह का आपका बना जो आपकी पसंद का खाना नहीं है, तो फौरन से आपने ऑर्डर करना, तो आपके पास फास्ट फूड की जो है अवेलेबिलिटी जो है वो फौरन है। ये एक्सेस प्रॉब्लम ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। हाँ। और मेरे जो बात करने का जो तनाजुर है, बेसिकली मैं एक ट्रेनर हूँ। हाँ। तो मेरी आदत है, मैं पुश करता हूँ। मैं बहुत मेरे जो तरीकेकार हैं बहुत हद तक आपको सख्त भी दिखेंगे या आपको दिखेंगे, हो सकता है बहुत तकलीफ दें, बट मुझे रिजल्ट लेना होता है। तो कई मामलों में मैं नरमी का कायल नहीं हूँ। सही है। तो अगर आपको बच्चों से रिजल्ट लेना है तो आपको उन पे सख्ती नहीं करनी पड़ती, माइनर सी करनी, ज्यादा भी अगर आपको करनी पड़ती है। अगर एंड रिजल्ट अच्छा है तो आपको पीछे की वो सख्ती याद भी नहीं रहेगी। जब आप अच्छा अचीव देंगे, आप देखेंगे कि आपका बच्चा सेहतमंद है, आप देखेंगे कि वो बाकियों से ज्यादा एक्टिव है, वो बाकियों से ज्यादा तेज भाग सकता है, वो बाकियों से ज्यादा मतलब उसकी मेमोरी शार्प हो गई है, तो वो जो पीछे आपने जितनी भी उसके ऊपर सख्ती की है वो आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगी। आप उस रिजल्ट को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे एग्जाम के बाद रिजल्ट अगर बच्चा फर्स्ट आ गया तो आपको याद नहीं रहता पूरा साल क्या हुआ है। सही बात। आप सिर्फ उस फर्स्ट का जो मोमेंट है ना उसको एंजॉय और उसी को कैरी कर रहे होते हैं। तो सेम एज अ ट्रेनर आपको मतलब एज अ पेरेंट भी आपको सख्ती करनी पड़ती है, आपको सख्ती करनी पड़ेगी अगर आप अच्छी चीजें चाहते हैं। और अगर आपने बच्चों से पूछ के करेंगे तो उन्होंने तो आपको कहना है कि मुझे डोनट्स लेके दो, मुझे पिज्जा लेके दो, फिर कोई ऑप्शन नहीं। फास्ट फूड जो है वो, अच्छा बच्चे नौजवान सब, अब तो खैर हमने ये भी देखा है कि माशाल्लाह से जो हमारे घर के बड़े हैं वो भी एंजॉय करते हैं। वो भी एंजॉय कर रहे होते हैं। मैं तो अक्सर देखती हूँ कि वो जो है किसी न किसी ब्रांड पे जो खाने के हवाले से, फूड के हवाले से पहुंचे हुए होते हैं, तो बच्चों के साथ वो वैसे इसमें मेरा नुक्ता नजर ये है कि जिंदगी में अल्लाह पाक ने जितनी भी नेमतें हैं, मैं फास्ट फूड को ये नहीं कहता कि आप इसको अपनी जिंदगी का इंटेग्रल पार्ट ना बनाएं। मतलब वंस ए वाइल आप 1 महीने के बाद रख लें, 2 महीने के बाद रख लें कि भाई हमने जाना है एक दिन खाने, ताकि दुनिया में जो चीजें इस वक्त अवेलेबल हैं ये आपका हक है कि आप उन तक। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप शॉर्टकट्स मारते हैं, आप कहते हैं कि जी चलें जी आज रेडी टू कुक चीजें जो हैं वो मंगवा ली जाएं, आप पिज्जा मंगवा लिया जाए और यू मेक इट ए पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। आप उसमें डेली मंगवा रहे हैं, दूसरे दिन मंगवा रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स हैं। आपकी बॉडी जो है मे बी के 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद इतना रिएक्ट ना करे, तो ये है। लेकिन आदमी अपनी जायके के एतबार से अपने वो कमज़ोर है ज़रा, वो जायके पे ज़्यादा बिलीव करता है। हालांकि इंसान के मुंह के अंदर जो चीज़ रहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड या 8 सेकंड रहती है, जिसको उसके बाद तो आपने जो भी है आपकी बॉडी के अंदर चला गया है। अब वहाँ पे उसकी जो फेट है 2 घंटे 3 घंटे मेटाबॉलिज्म होना है, डाइजेशन होनी है, सारा कुछ होना है, उसका टेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है और कॉन्सिक्वेंसेस उसके जो हैं वो ज़्यादा अच्छे या बुरे हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप देखें ये जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, आपके जो फूड चेन्स हैं, जितने भी हैं, अब ये पूरी दुनिया में मैं इनका एक पॉजिटिव भी एक हाथ समझता हूँ कि सर्टन सिचुएशंस में ये आदमी को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स पे हैं, आप हाईवेज पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको खाना भी है। एटलीस्ट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनके न्यूट्रिशियस या इसकी सेफ्टी के पॉइंट से जो भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हैं, ये कम से कम हाइजीनिक होते हैं और रेडीली अवेलेबल होते हैं आपकी फूड के नीड्स को पूरा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि डिसीजन मेकिंग आपने कि आपने कब, कहाँ, कितना और कैसे खाना है। ये अल्लाह ने आपको ये इख्तियार दिया है। वो कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा आप जो चीज भी करेंगे वो आपको नुकसान ही देगी, खाएंगे तो वो भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। करिए, मैं यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात करना ये चाह रहा हूँ कि हमने, हमारे साथ अलमिया क्या हुआ है। अलमिया हमारे साथ ये हुआ है कि हमने अपनी रवायात को तर्क कर दिया है और वो जो फूड्स हैं या खुराकें हैं जो माजी में थी आज वो बिल्कुल एब्सोल्यूट हो गए, आप देखें कि अलसी है, आप ये मोरिंगा है, ये कैनवा है, आप
तिल हैं आपके, और इस तरह कलवंजी है, ये वो चीज़ें हैं जो माजी में किसी ना किसी फॉर्म में इसकी पिनियाँ बना लेते थे अलसी की। आपको याद होगा देसी तिलों की पिन होती। आज भी हम अपने देखे ना नाना नानी यारों को, उनकी खुराकें, उनकी खुराकों की वजह से ही वो माशाल्लाह से लॉन्गिविटी देखें आप, उनका जो लाइफ का स्पैन देखें। देखिए बात ये होती है कि हमारा एज ए मुस्लिम हमारा ये बिलीफ है कि अल्लाह पाक ने जो सांस रख दी है ना वो उतनी ही सांसें हैं। लेकिन हम फिर क्यों एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि जी बस अपने वक्त पे मर जाना है, तो ये क्यों इस तरह करें, ज़िंदगी को एंजॉय करें। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आपने उस पॉइंट तक पहुंचना कैसे है, ये बड़ा है। सर मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मुझे फेसबुक पे एक छोटा सा क्लिप दिख रहे थे, कैनेडियन गवर्नमेंट ने वो क्लिप अपनी जनरल पॉपुलेशन के लिए आम किया है कि इसको देखें कि 70 इयर्स का एक ओल्ड मैन है और एक वही 70 इयर्स के, वो लेटा हुआ है तो उसको ट्यूब्स लगी हुई हैं, वो डिपेंडेंट है, नर्सें हैं, उसके बाद दूसरा है एटलीस्ट उठ रहा है, जॉगर पहन रहा है, 2-4-10 मिनट वॉक कर रहा है और अपना हेल्दी एक्टिविटीज जो हैं आपको हमेशा सेहतमंद रखें। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे शो का हिस्सा बने और बहुत डिटेल से जो है आपने चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया। अमर नबी आपका भी बहुत शुक्रिया, फिटनेस के हवाले से और सेहत के हवाले से काफ़ी सारी बातें जो है आज हमारे प्रोग्राम में डिस्कस हुई। यकीनन आपका जो है वो सेहत के हवाले से जो है वो आप अपना ख्याल भी रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।